चलिए सर करें स्टार्ट जी। तो आज का टॉपिक जो बच्चे हमने स्टार्ट करने जा रहे हैं, पहले तो मैं कल का थोड़ा सा आपको बता दूं। आपके बैच में काफी लेक्चर्स मैं 2-3 दिन तक ओपन ही डालूंगा, आप आराम से उसको सुनिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने यूट्यूब पे भी ओपन कर दिए हैं, आप SD कॉमर्स करियर चैनल पे जाके जैसे मर्जी उसको लैपटॉप पे देख सकते हैं, क्योंकि इन दिनों आपके लेक्चर्स के लिए मुझे स्पेशलिटी कुछ नहीं करना पड़ रहा। फास्ट ट्रैक तभी हमने कल की क्लास अगर देखी हो आपने, 2 घंटा 13 मिनट की अपन ने क्लास ली, उसके अंदर सारे ICI के क्वेश्चंस ऑफ बायबैक। देखो, कोई चैप्टर छोटा होगा तो जल्दी भी हो जाएगा, कोई बड़ा होगा तो टेक्स टाइम, पर कोशिश करेंगे अपन जितना जल्दी उसको कवर करें। और आपकी रिटर्न प्रैक्टिस यहाँ बिठा के ज्यादा करा पाऊं मेरी नजरों के सामने कि आप कमी किस तरह की रख रही हैं। कोई हमारे काम में क्या है, आप में से मोस्टली ने बहुत लोग की कोचिंग ली हुई है या पढ़ा हुआ है या सिंगल पढ़ा हुआ है। कुछ कंटेंट ये तो बिल्कुल ही पढ़ा हुआ है, ग्रुप तो सबने दिया हुआ है, हाउस प्रॉपर्टी तो सबने सुना भी हुआ है। थोड़ा सा मटेरियल चेंज करने के पीछे इंटेंशन क्या होती है? पहला इंटेंशन, पुराना मटेरियल में जो कमियां हैं आपको नजर नहीं आती दोबारा देखने से। पहली बात, जो भी देखते हैं आपको ऐसा लगता है ये तो करा हुआ है, ये तो मुझे आता है, करने बैठते हैं तो फिर कोई ना कोई मन में रहता है ये तो करा हुआ है, मैं तो जल्दी जल्दी कर दूंगी। दूसरा कंटेंट ये है, हमें ऐसा कंटेंट चाहिए जो पेपर के 1 डे बिफोर, सबसे मेन चीज तो मैं जो मानता हूं आज तक, आप मेरे से 3 महीने या किसी बड़े से बड़े टीचर से 4 महीने 6 महीने पहले बेस्ट टू बेस्ट पढ़ लीजिए, बेस्ट टू बेस्ट नोट्स बना लीजिए। इतनी क्लासेस सुनी है, इतनी मेहनत करी है, नोट्स बनाए, अगर वो सिलेबस पेपर के 1 डे बिफोर रिवाइज नहीं हो सकता तो डेड है, बस ये समझ लो आप। सिंपल सा तरीका है। मैं क्या सर, मैं तो इनकम टैक्स पूरा रिवाइज करके बैठी थी, मैं कब? 10 दिन पहले। पर पेपर के आगे तो मुझसे सिलेबस ही नहीं कवर हुआ, मैं तो PGBP कैपिटल गेन पूरा नहीं पढ़ के जा पाई। ये आप लोग ICI मैथ से लॉ पढ़ रहे हैं यार, बिल्कुल बड़ी बेवकूफी। रीजन दैट वो तो बहुत वास्ट दिया हुआ है, उतना वास्ट देके तो हमारा काम ही नहीं चल सकता। और जो मैंने आपको राइट नाउ भी प्रिंट आउट के फॉर्म में समरी दी है, या किन कई लोगों के पास बुक है, तो ये ऑलरेडी सर ने अब तो नई बुक और भी छोटी कर दी है, ओनली 150 पेजेस की। पूरा इनकम टैक्स आपका 150 पेजेस में समराइज कर दिया। और इसमें ऐसे पेजेस होंगे कुछ तो जब आप एक बार पढ़ लेंगी, अभी तो फैमिलियर होंगी इसके साथ, और पढ़ने का स्टाइल आपको बताऊंगा, तभी आज की क्लास रखी है, वरना मैं रिकॉर्डिंग नहीं भेजता। मैं कहा नहीं, आप थोड़ा फास्ट फास्ट कैच करते हैं, ये हाउस प्रॉपर्टी में ऐसा क्या पॉइंट है। और रैंडमली चैप्टर हम लोग पकड़ेंगे, और एक आपका सिलेबस का पार्ट स्कैनर, टेक्स्ट का स्कैनर मेरे पास आ चुका है, शायद आप कल आप तो ले चुके थे, हाँ कुछ लोग का पेंडिंग है, आप लेके जाएंगे जाते हुए टेक्स्ट का स्कैनर, वो आप लेके जाएंगे। डेली बेसिस पे मेहनत करना स्टार्ट कर दीजिए। अगर हम ग्रुप 1 या ग्रुप 2 जैसा भी तैयार कर रहे हैं, हाउस प्रॉपर्टी आज मेरी तरफ पे खत्म हो जाएगा। घर जाके जैसे तैसे करके, मुझे नहीं पता, चाहे जाते ही टाइम निकालो, स्कैनर ओपन करना है। जैसे आज कनिका लड़की सुबह मेरे पास आके गई, तो उसको मैंने बताया कि आज मैं हाउस प्रॉपर्टी कराऊंगा, लॉ सुनना है, और घर जाके स्कैनर ओपन करना। स्कैनर में मैं नहीं जानता 15 क्वेश्चन है, 16 है, 18 है, 12 है, कुछ थ्योरी भी होंगे। और कुछ क्वेश्चंस कैसे हैं बता देता हूं, वहां लिखा होता है नॉट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड, ज्यादातर ऐसे नहीं पूछता, मतलब होता फिर बच्चा कहता तो कहां से आ गए, वो मान लो CS के, CMA के, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी के। तो टाइम है तो कर लो, प्रैक्टिस ही है। नहीं टाइम है तो पहले हम कौन से करेंगे, सिर्फ अपनी अपनी अटेम्प्ट के, और आपकी अटेम्प्ट तक के क्वेश्चन भी उसके अंदर इन्वॉल्व है। मई 23, नवंबर 22। और सबसे बड़ा फायदा इनकम टैक्स में, ड्रॉबैक क्या होता है, पुराने क्वेश्चंस का असेसमेंट ईयर चेंज हो जाता है। सारा गेम ही किससे चलती है हमारी, प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर से। तो नया स्कैनर बहुत मोटा कर दिया उन्होंने, बट हम आराम से चलेंगे। हाँ, डाउट्स आपके इकट्ठे लिए जाएंगे, आज ही बता दो। इकट्ठे मतलब आपके बैच के बच्चे 15 16 17 जितने भी होंगे आप लोग, मई 24 वाले मेरे जो फ्रेश बैच पहली बार बैठेगा वो है 18 से 20, वो हैं। टोटल आप 38 या 40 हो जाते हैं मान लीजिए, वैसे इनरोल तो आप 46 के प्लस हो गए, तो इसमें बताने में कोई दिक्कत नहीं है। बट कुछ ऑनलाइन भी है, फेस टू फेस मैं उतने रखूंगा जितने इस कमरे में आ जाएं। मान लीजिए हम संडे एक टाइम डिनोट कर लेते हैं, मान लीजिए इस संडे नहीं, थोड़ा आगे जाके रखेंगे। अभी जो स्टार्ट करेंगे आप लोग थोड़ा रिदम पकड़ेंगे, मुझे समझेंगे, मैं आपकी नेचर समझूंगा कि आप कैसा पढ़ती हैं, आपको क्या समझ आता है क्या। किसी का, हर बच्चे का पढ़ने का स्टाइल सेम नहीं होता, सबका अपना अपना है, बट हमें रिजल्ट चाहिए। भाई हुक और क्रुक वर्ड समझो, डू और डाई वाला काम है आपके लिए स्पेशली। कि अब तो पास होना ही होना है, कैसे हो मुझे नहीं पता। 150 मार्क्स आपको चाहिए पर ग्रुप, जैसा आपका सीन है। और 150 कैसे आएंगे, मे बी अकाउंट्स में, मे बी लॉ में, मे बी टैक्स में। धीरज सर के इस बार जितने रिजल्ट्स हैं, मैं तो उस चीज का जवाब देना चाहूंगा। मेरे तो छोड़ो जो टैक्स मुश्किल है क्या नहीं है बात की बात है, लॉ में बच्चों की एग्जम्पशन है यार। कई टीचर पहले दिन ही कहते जी लॉ में तो एग्जम्पशन आती थी, छोड़ दो, बात ही खत्म।
मैं उल्टा कहता हूं पहले दिन कि लॉ में एग्जम्पशन आ रही है हदों की, और मैं तीसरी बार प्रूव कर चुका नवंबर 23 के रिजल्ट में, नॉट वन टाइम। बच्चों का एग्रीगेट 500 अगर बन रहा है तो जस्ट इमेजिन कीजिए, वो एक दो पेपरों में 80 लेने से नहीं बनेगा, वो सब पेपरों में एवरेज क्या चल रहे हैं, एग्जाम्पशन चल रहे हैं वो। जैसे सेजल गोयल टॉपर अपने पार्टी में भी थी, 532 नंबर है उसके, 7 पेपर्स में एग्जाम्पशन है, 8वें में भी 58 है, मैं तो वो भी हो जाते 2 नंबरों से। रीजन दैट वो इस तरह से प्लान कर रहे हैं। अब चाहे जीएसटी मान लो, मैं नहीं जानता, 50 नंबर का जीएसटी है, अगर आप सही चले, बिल्कुल मेरे वाला टाइम याद आता है, मेरे टाइम पे भी 50 का इनकम टैक्स था, 50 का ही सर्विस टैक्स, ये तब सर्विस टैक्स था, वैट था, वैल्यू एडेड टैक्स, सीएसटी, कस्टम ड्यूटी, तब ये था। और मैं करके ही उसको गया था, जबकि आज इनकम टैक्स बता रहा हूँ, करके ही उसको गया था, पास मुझे सारे हुए थे, और टैक्स में पूरे 60 नंबर आए थे, आपको सही बता दूं। बट हमें तो आईसीआई को पास दिखाना है ना, हम एक कौन सा सर्टिफिकेट लेके नॉलेज पूछने आ रहा है, हाँ तुझे इनकम टैक्स आता नहीं आता, मैं चेक कर ले, पास हूँ, चेक कर ले, चाहे 45 भी है, अब किसी के ग्रुप में 70 भी है, 60 भी है, 65 भी है, तो ये आपको सोचना है। कोई भी चैप्टर छोटा बड़ा नहीं है, मैं करूंगा छोटे से, जैसे ये नंबर 2 अदर सोर्स, पहले आपके माइंड से खेलना है मुझे, मतलब आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करना है। यार 14 चैप्टर इनकम टैक्स के, 10 तो हो ही गए, 4 ही रह गए। अब आप सोची जाए 4 ही तो मेन है, आपकी इनएक्टिविटी है यार, आप पॉजिटिव क्यों नहीं देख रहे, खाली क्लास देख रहे हैं, आधा भरा नहीं देख रहे। ये 10 चैप्टरों के पेपर तो सबसे आने, सेट ऑफ भी पेपर में आने ही आना है 6 नंबर का, टीडीएस भी आने ही आना है 8 नंबर का, हाँ असेसमेंट सारा आएगा इकट्ठा। अब उसमें 2 कट्ठे में से स्टेप मार्किंग तो होती है कुछ, 14 नंबर का करेंगी, हाउस प्रॉपर्टी ठीक कर दो, अदर सोर्स ठीक कर दो, डिडक्शंस ठीक लिख दो, 14 में 6 7 8 कुछ तो मिलेंगे। और ये तो नाले अकेला टैक्स की कहानी है, जीएसटी तो लग पड़ा है, उसको तो साइड पे रखो 50 को। तो मेरा एक मानना रहता है उस 50 में हमें कम से कम, लास्ट टू लास्ट आपके लिए बोल रहा हूं, 40 तो जीएसटी में गेन करने ही पड़ेंगे, लास्ट प्लस 38 आपके लिए। टैक्स में मैं डाउन टू डाउन पे गेम पे आ जाऊं ना, डाउन टू डाउन भी आ जाऊं, 22 नंबर तो इससे फेल तो मैं मानता नहीं यार, क्योंकि 22 और 30 नंबर का पेपर तो डायरेक्ट आना है, 6 नंबर का रेजिडेंशियल स्टेटस आता ही आता है, हर बार का हो गया इनका। और डेट दुबई दुबई वाला क्वेश्चन पक्का पूछते हैं, और हर बार आता है वो, हर बार। टीडीएस 8 नंबर का आता है, हर बार आता है, रिटर्न में से 8 नंबर का पेपर आना ही आना है। अब आप वेट नहीं करके जा रही, तो क्या कारण है, या टाइम पे पढ़ा नहीं जा रहा, या कुछ भी कारण मान लो, मुझे नहीं पता, पर इस बार वो कारण नहीं बनना चाहिए। क्लियर? तो शुरू करते हैं पहले चैप्टर से। बेसिक अगर आपसे मैं बात करूं छोटी छोटी सी, आप मुझे बताएंगे क्या क्या। स्लैब रेट की आज आपके साथ मेरे साथ कोई बात नहीं होगी, स्लैब रेट मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि हमें किसी भी चैप्टर में टैक्स नहीं निकालना है, एक्सेप्ट एक चैप्टर में, कौन सा, असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल, वहां जाके आपसे टैक्स पूछा जाएगा। वरना सब सैलरी में भी क्या निकालते हो, इनकम, पीजीबीपी में क्या निकालते हो, इनकम, कैपिटल गेन पे भी क्या निकालते हैं, इनकम, कभी टैक्स नहीं निकाला आपने। टैक्स कब निकालते हो, जब असेसमेंट करनी पड़ती है। अदर सोर्स में तो निकालते क्या हो, इनकम। क्लबिंग में भी क्या करते हो, क्लबिंग इनकम की। सेटों में भी कोई टैक्स नहीं आता। डिडक्शन में भी टैक्स इसलिए आ जाता है क्योंकि डिडक्शन मिलती किस पे है, जीटीआई पे। जीटीआई किस पे आता है, सारे हेड्स का टोटल, तो उनमें से जब सारे हेड्स आ गए, डिडक्शन भी आ गया, फिर तो आई क्या गया, टोटल इनकम। तो टोटल इनकम पे टैक्स निकालना फिर जाके थोड़ा स्टार्ट होता है, अदरवाइज किसी चैप्टर में टोटल या इनकम का या टैक्स का कंसेप्ट नहीं है। चलो तब शुरू करते हैं पहला चैप्टर। पहले तो बेसिक सुनो, इस पे सेक्शन कौन से लाए करते हैं, देखो इसके ऊपर 22 से 27। कोई भी आपसे हाउस प्रॉपर्टी की बात करेगा तो 22 से 27 के बीच की बात करेगा, इससे फालतू बात नहीं करेगा। और ध्यान से आप लोग मेरी बात को लिखते जाएंगे। कौन सा सेक्शन लाइक करेगा इसके ऊपर, सेक्शन 22 टू 27। सर इसकी कोई कारण, कोई रेफरेंस कुछ भी नहीं है सर, क्यों बताया, फॉर मेंटल सेटिस्फेक्शन। कल को प्रैक्टिकल लाइफ में आप कहीं काम सीखने जाएंगे, वहां के साइड सारे याद आते हैं, कारण मैं सेक्शन हमेशा याद करवाने की कोशिश करता हूं, और धीरे धीरे याद भी हो जाते हैं। या आपके टीचर ने कहा, आपके प्रिंसिपल ने कहना अकॉर्डिंग टू सेक्शन 24 देख इनकम टैक्स में क्या लिखा हुआ है, आप कहेंगे 24, दिमाग से प्रेजेंट हो, 24 कहाँ आता है, 22 से 27 के बीच में, तो किसकी बात करना चाहता है, पक्का हाउस प्रॉपर्टी की बात चल रही है। इतने पढ़े लिखे तो हम भी हों, कोई मूवी नहीं देखते, एडवोकेट कैसे सेक्शन पे सेक्शन बोल रहा होता है, धारा ये धारा वो, हमें तो पता नहीं चल रहा था, मैं मजा आ रहा है, ठीक है, अक्षय कुमार बोल रहा है मजा आ रहा है, मेरे मम्मा कोर्ट में, हम उसे पूछ रहे हैं ये कौन सा होता है, कहते ये इसका होता है, ये किसका होता है, लड़ाई झगड़े का होता है, ये किसका होता है, ये हरासमेंट का होता है, ये किसका होता है, ये इसका बोल रहे हैं। कोई प्रैक्टिकल सिनेरियो जब पता ही नहीं, हम मजा ले रहे हैं, अक्षय कुमार बोल रहा है ठीक है, ये ठीक लग रहा है, शाहरुख खान बोल रहा है ठीक लग रहा है, बट पता तो है नहीं ना क्या चल रहा है, थॉट थॉट सेक्शन बोल रहा है, तो वो इंप्रेशन के लिए भी है।
तो हर सेक्शन का, चैप्टर का पहला सेक्शन कौन सा होता है? चार्जिंग सेक्शन। चार्जिंग मतलब जो गवर्न करता है। जीएसटी में आप पढ़ते हैं लेवी एंड कलेक्शन, एक चैप्टर है 3rd नंबर, वही तो मेन चैप्टर है। जब आपको लॉ गवर्न ही नहीं करता कि ना आप टैक्स नहीं लगा सकते हैं, कलेक्ट तो दूर की बात है, पहले लगाएंगे तभी कलेक्ट करेंगे। तो चार्जिंग सेक्शन ने क्या, सुनिए, रेंटल इनकम मतलब एनुअल वैल्यू, एनुअल वैल्यू मतलब साल का, इज टैक्सेबल अंडर द हेड, जल्दी बोलेंगे क्या लिखा हुआ है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इफ अगर मेरी आप हर्षिता दो कंडीशन क्या कर देती हैं, सेटिस्फाई। ध्यान से सुनना फिर आपको दिमाग चलेगा। नंबर 1, अगर आपके पास घर होना चाहिए, क्या मजाक है, चैप्टर का नाम हाउस प्रॉपर्टी, तो कंडीशन पहली यू हैव मस्ट हैव अ हाउस प्रॉपर्टी, डबल स्टार करा सबने, और नीचे बताते हैं हाउस प्रॉपर्टी का मतलब बिल्डिंग, अकेली जमीन नहीं। अगर मैं कहूं कि मेरे पास खाली प्लॉट है, समझ पा रही है, विजुअलाइज कर पा रही है, विजुअलाइज करना है सभी लोगों ने, खाली प्लॉट है, जमीन खाली प्लॉट है, मैं इसको रेंट पे दे दूं, नहीं, वो हाउस प्रॉपर्टी नहीं जाएगा, वो हाउस प्रॉपर्टी नहीं होगा, वो आपका अदर सोर्स जाएगा। या फिर उस पे बिल्डिंग, नंबर 1 ये आपके सामने ये लैंड है, नीचे उसके ऊपर बिल्डिंग्स फ्लोर वाइज बिल्डिंग बनी हुई है, या फिर लैंड हो सकती है, बट क्या लिखा हुआ है साथ में, अपर टेनेंट देयर टू, याद आ गया, जिसका कुछ पार्ट कवर किया होता है। जैसे पंचकुला का लॉ बताता हूं, जो मुझे याद है, शायद पंचकुला में खाली प्लॉट आप नहीं छोड़ सकते। अगर कोई भी आप खाली प्लॉट देखा होगा आज तक आपने पंचकूला में, वो 25% क्या किया हुआ है, कवर्ड। देखा कभी, एक कमरा सा बना होता है, वहां पे धोबी वगैरह को रहने के लिए दिया जाता है, कोई भी रह ले, उससे दो फायदे हो जाते हैं, एक तो प्रॉपर्टी खुली रहेगी, उसकी केयरिंग रहेगी, वरना पे घास फूस वगैरह क्या कुछ उग जाएगा, केयरिंग रहेगी, और एक गरीब बंदा रह लेगा, ऊपर से दो पैसे आमदन हो जाएगी, तीसरा उससे कभी काम कराना है वो भी हो जाएगा, तीनों चारों मोटिव पूरे हो गए, बट वो इसमें कवर होता है। लैंड अपर टेनेंट देयर टू मींस दैट आज के बाद खाली जमीन किराए पे दो, पैसा कमाओ, कोई दिक्कत नहीं है, पर उसके लिए हाउस प्रॉपर्टी का बिल्कुल जवाब है, हाउस प्रॉपर्टी उसके ऊपर डील नहीं करती। अगला कंडीशन, आप उस घर के क्या होने चाहिए, सबसे बड़ी बात, ऑनर, यू शुड बी अ ऑनर ऑफ दैट प्रॉपर्टी। एग्जांपल लेते हैं, कैसे सर, मैंने एक घर किराए पे लिया, सिंपल सी बात है, आगे उसको फिर किराए पे दे दिया, उसको वर्ड बोलते हैं सब लीज, क्या बोलते हैं, सबलेट, याद है, एक होता है टू लेट, खाली है मैंने किराए पे ले लिया, मैंने आगे किराए पे लेके फर्दर, जैसे चंडीगढ़ में पीजी वगैरह सिस्टम चलता है, आप जानते हो, एक कोठी किराए पे ले ली, दूसरे बंदे को भी पता होता है जिसकी कोठी किराए पे ले रहे हैं कि आप यहाँ पे क्या काम करोगे, मैं यहाँ पे पीजी का काम करेंगे, वो पहले रेट क्या बोलेगा, 2 लाख रुपए, मैं क्या कोठी का रेंट 2 लाख रुपए, कहता तुम्हें तो पीजी खोलेगा, एक कमरे में दो दो बच्चे, जानते नहीं हो कैसे, आधा एसी इधर लंग रहा होता है, आधा एसी इधर बेचारा, आधी हवा इधर आएगी, आधी हवा उधर, मतलब कैसे कैसे कमरे, छोटू छोटू कमरे बना के, एक घर में 25 बंदे रहते हैं, 30 बंदे रहते हैं, और एक बंदे से तू 15 से 20,000 लेगा या 12,000 भी लेगा, 30 बंदों का 12,000 कर दीजिए, 360 360, मुझे तो 2 लाख देगा, तू तो फिर भी कमाएगा, तो फिर भी कमाएगा, मैं क्या तभी मैं 2 लाख मांग रहा हूँ, वरना तो घर का किराया तो 25,000 है, वरना 30,000 है, वो कमर्शियल है, वहां पे एक्टिविटी भी वैसी होंगी, पुलिस की भी चक्करबाजी रहेगा, तो उस अकॉर्डिंगली पुलिस सख्ताई करेगी, तो मैंने रेंट ही ऐसे बोला, बट वो हाउस प्रॉपर्टी में कवर नहीं होगा, क्योंकि मैंने आगे किराए पे लेके उसको किस पे दिया है, रेंट पे। तो मींस दैट अगर हाउस प्रॉपर्टी में बात करनी है, बच्चा कहता सर फर्क क्या है, हाउस प्रॉपर्टी में इनकम दिखाओ या अदर सोर्स में दिखाओ, बात एक ही तो है, नहीं, एक बात नहीं है, अदर सोर्स में आपको कोई भी खर्चे क्लेम नहीं होते, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम में सरकार कहती है अगर आप रेंट कमा रहे हैं हम आपसे टैक्स लेंगे, बिल्कुल सही बात है, बट हम आपको उस इनकम में से कुछ खर्चे माइनस करने को भी देंगे, मतलब आपकी बात सुनी जाएगी, अदर सोर्स में आपकी ये बात सुनी नहीं जाएगी, तो मुझे डाउट है, तो इतना फाइट कर रहा हूं कि आपके पास क्या होना चाहिए, घर, दूसरा आप उस घर के क्या होने चाहिए, जल्दी बोलेंगे, ऑनर। नेक्स्ट पॉइंट, कितने तरह की प्रॉपर्टीज हैं, फटाफट करेंगे। नंबर 1, एक होती है एलओपी और एक होती है एसओपी, फुल फॉर्म नीचे लिखी हुई है, मैं यहां बता देता हूं, एलओपी लेट आउट प्रॉपर्टी, सर ने आगे पीछे कुछ लिखा होता है कई बार, लेट आउट प्रॉपर्टी, एसओपी सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी, और एक होती है लास्ट सबसे खतरनाक, डीएलओपी डीम्ड टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी। अब ये क्या है, कारण सुनिए, सरकार कहती अब आपके पास घर है, मैं कहा हाँ जी मेरे पास घर है, मैं कहा कितने घर मेरे पास हो सकते हैं, वैसे तो आप कितने भी ले सकती हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं, आपके पैसे हैं, आपके पैसे हैं, आपका पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, जहां भी जाओ प्रॉपर्टी लो, पैसे दो और रजिस्ट्री अपने नाम करवा लो, बट सरकार कहती आज के बाद आपको अपने नाम पे कितने घर माफ हैं, टू, पहले कितने होते थे,
एक। अब मेरे नाम पे अभी एक ही घर, तो अगर मेरे पास पैसे इकट्ठे होते हैं तो मैं एक घर और परचेज कर सकता हूं, तो सरकार को कोई दिक्कत नहीं है। मैंने एक और ले लिया। अब मेरे पास 3 घर हैं, ध्यान सुनना, एक पटियाला में, एक चंडीगढ़ में और एक दिल्ली में। मेरे पास 3 घर है। पटियाला अलग अलग लिया पानी, चंडीगढ़ और कहां पे पैसे आ रहे हैं, गुड़गांव या दिल्ली में फ्लैट ले लिया, पैसे ले जा रहे हैं। अब सरकार बीच में आ गई, ध्यान सुनना, थोड़ा वाइड करना एक्सपोजर कैसे। सरकार कहती सर जी आपके पास 3 घर है। पहले तो मैं सोच रहा हूँ किसने खबर दी, कहते किसी ने दी, पैन कार्ड है हमारा आपके पास। मैं कहा हाँ सॉरी, पैन कार्ड तो आपका ही है, आपने तो इशू करा है। आपके पैन कार्ड पे 3 रजिस्ट्रियां बोल रही हैं और तीनों में आप कह रहे हो सेल्फ ऑक्युपाइड, रहते भी होंगे, मना नहीं कर रहा। आप कभी पटियाला चले जाते हो, आप कभी चंडीगढ़ चले जाते हो, आप कभी दिल्ली जाते भी होंगे, बट हमारा लॉ कहता है कि एनी टू हाउस, क्या, एनी टू हाउस ऑफ योर चॉइस, ये भी सुनो, ओपन लॉ खेल दिया, एनी टू हाउस ऑफ योर चॉइस मैं आपको एग्जाम्प्ट करूंगा, या मैं उन 2 घरों को क्या मानूंगा, SOP, वो आप बता दो, मैं नहीं बोलूंगा। चाहे आप उस घर में कभी जाते भी नहीं, तब भी आपकी बात को सच मानूंगा। बट एक घर को धक्के से, क्या वर्ड बोल रहा हूं मैं, एक घर को धक्के से मैं क्या मानूंगा, DLOP, DLOP नहीं। मैं कसम खा रहा हूं वहां बैठ के उनके सामने, ये प्रभु 3 घर हैं, बिल्कुल सही बात है, पर मैं तीनों में रहता हूं, कोई भी घर मेरा किराए पे नहीं है। आप कहते भाई इस बातों में क्या फायदा, हमने लॉ क्या बनाया, तो मैंने मना करा तो 4 घर ले, तू 5 घर ले, पैसे कमा, तरक्की कर, पर हम तुझे तेरी चॉइस के इतना बड़ा ऑफर दे दिया, तेरी चॉइस के 2 घर तुझे क्या करेंगे, माफ, और तीसरे घर से तेरे घरों को किस पे मान लेंगे, मान लेंगे, किराए पे। मैं कहा सर मैं कसम खा रहा हूँ, रेंट आता ही नहीं, देख लो बैंक अकाउंट देख लो। मैं कहता कसम खाने की जरूरत ही नहीं, हम लॉ ही क्या बोल रहे हैं, डीम्ड टू बी लेट आउट। मैं कहा फिर रेंट कैसे निकालोगे पागल, रेंट जब आता ही नहीं। मैं कहा उस लोकेलिटी का कोई रेंट होगा, सिमिलर प्रॉपर्टी का कोई रेंट होगा, स्टैंडर्ड एक्ट के अकॉर्डिंग एरिया वाइज कोई रेंट होगा, म्यूनिसिपैलिटी का कोई रेंट होगा, उस रेंट को बेस मान के हायर लोअर करके हम उस पे डीम्ड, तेरी इनकम तेरे नाम पे चढ़ा के तुझे उस पे टैक्स देना पड़ेगा। मैं कह रहा हूँ घर खाली है, मैं तुझे सर मेरी बात ही समझा, बिल्कुल खाली है, हम खुद देख के आए खाली है, जिंदा लगा पड़ा है, लॉक लगा पड़ा है, बट मैं क्या ही कह रहा हूँ उसको, डीम्ड। अब दिमाग लगाओ, आप ऑब्वियसली कौन से 2 घर कहोगे जहां पे आप रहते हो, आप कहोगे चंडीगढ़ और एक दिल्ली का। पटियाला क्यों कहोगे, पटियाला का रेंट तो सस्ता है, सबसे ज्यादा रेंट किसका होगा, दिल्ली का। दूसरा चंडीगढ़ का, आप कहोगे जी मैं तो SOP इधर ही रहता हूँ, फिर चलो बात मान ही मान रहे हो तो फिर यही है, जबकि रहता पटियाला हूँ, रहते पटियाला हूँ, कारण कोई पूछने थोड़ा आ रहा, बट बताने में मजा आ रहा। पर पटियाला का रेंट मान लो 15-20 हजार महीना, 20,000 इंटू 12 भी करें कितना बन जाएगा, 240, और कुछ माफ भी होता है आपको याद ना, वो माइनस करेंगे। बट ये अभी तक ओपन चॉइस है जो सरकार आपको बेनिफिट दे रही है। तो सुनना, अगर डे 1 से मैंने सरकार को क्या बताया कि मेरे घर किस पे चलते हैं, जल्दी बोलना जी, लेट आउट पे, तो डे 1 से ही वो विशाली क्या होगा, ऑलवेज टैक्सेबल। बच्चे का डाउट आता है, पढ़ते सर अब आजकल नया बैच ले रहे हैं, बच्चे हैं छोटे हैं अभी, सर मैं सरकार को बताऊंगा ही क्योंकि मेरा घर किराए पे, बड़ा कॉमन क्वेश्चन है। मेरे पास फ्लोर है, घर है मेरे पास, उसके 3 फ्लोर हैं, एक में मैं रहता हूँ, 2 मैंने किराए पे दे रखे हैं, तो मैं सरकार को बताऊंगा क्यों। निर्मला सीतारमण को सपना आ रहा है क्या रात को, ये फाइनेंस मिनिस्टर को सपना है रात को उठ के साइड खोल के 2 फ्लोर हो रहे हैं, वो रेंट पे देता है, पैसे कमाता है, और डे 1 से ही रेंट पे देता है। मैं क्या उसको तो पता भी नहीं है, फिर पता कैसे चलेगा, या मैं क्यों, मैं तू बताएगा, मैं क्यों बताऊंगा, उल्टा मुझे बता के फंसना है, मैं चोर हो जाके कहूँ पुलिस में मैंने चोरी करी है, पागल हूं मैं क्यों बताऊंगा। मैं तू बताएगा इसलिए, अगर तुझे सारा रेंट किस में आता है, बाय चेक, तेरे बैंक में आता है, तभी हम आजकल यहाँ पे कहते हैं कि कृपा करके फीस कैश में दीजिए, वरना उसका कारण क्या है, GST, इनकम टैक्स तो है ही है, GST ना मेरे मगर लगा दी वो, इनकम टैक्स तो है ही है, GST पीछे पड़ जाएगा, वो साला इतना खतरनाक है, 18% है सीधा, लेन नहीं देन नहीं, आपसे लेके सरकार को देना है, बीच में कोई बातचीत नहीं। क्रेडिट आप तो GST पढ़ते हैं, हमारे काम में तो क्रेडिट भी नहीं, कारण गिनती की 4 एसेट है मेरे पास, लैपटॉप है, पक्का, AC, क्या लूंगा मैं, कौन सा मटेरियल खरीदता हूँ, ये इनपुट सेटअप करूंगा, तो मेरे लिए तो उसका फायदा ही नहीं। तो हम कहते हैं भाई कैश में दे दीजिए, अगर 20 लाख की लिमिट हमारी क्रॉस हो गई तो कभी भी वो दिक्कत आ सकती है, हमें GST नंबर पे लेना पड़ेगा, फिर मैं GST के नाम पे तो लूंगा नहीं, फिर कंपोजिशन तो सिस्टम बनाएंगे, प्रैक्टिकल बच्चों को समझाता हूँ, ये हमारी प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ हम लोग क्या कर रहे हैं। तो चीज डे 1 से मैं क्यों बताऊंगा, अगर सारा रेंट किस में आता है, मेरे अकाउंट में, फिर बैंक नहीं पूछेगा तेरे अकाउंट में हर महीने 15-15 हजार आता है, कौन देते हैं, ये पता नहीं कौन है। अच्छा ऐसे होता है कभी, ये पता नहीं आपके अकाउंट में कौन है जो 15-15 हजार दे रहे हैं, ऐसा कभी होता है,
कभी भी नहीं। तो डे वन से हाँ आपके टेनेंट मान जाते हैं कि मैं कैश में दूंगा, हाँ फिर कोई प्लानिंग है, फिर पूरी प्लानिंग है, कोई दिक्कत नहीं। कारण फिर किसको पता ही नहीं, किसी को पता ही नहीं। हाँ सबको ये पता है मेरे नाम एक प्रॉपर्टी है, पर ये तो नहीं पता एक प्रॉपर्टी के ऊपर कितने घर हैं। मैं भी 4 है, मैं भी आजकल तो पंचकुला में 4 अलाउ कर दिए, तो मैं 3 किस पे दे दिए, रेंट पे, और एक मैं खुद रहता हूँ। तीनों से अच्छा खासा रेंट आता है, पर मैं पहले क्या क्या किराएदार को घर देता हूँ, ये क्या क्या मुझे रेंट चाहिए कैश में। फिर वो बंदा ऊपर से दिक्कत में आ जाएगा, जो बंदा किराए पे रह रहा हो कहता है नहीं जी मैं पक्के में दूंगा। मैं कहा तुझे क्या हो गया, चल मेरी बात तो होगी टैक्स के पॉइंट से। मेरा चक्कर ये है, मुझे सारे पैसे किस में आते हैं, बैंक में। मैं हर महीने विड्रॉ करके, हर महीने मेरी पक्की अमाउंट क्या हुआ करेगी, विड्रॉ। या मैं इसी काम पे रह जा करूंगा कि पैसे निकलवाओ फिर आपको दूं, तो बैंक पूछेगा तो हर महीने इतने पैसे निकलवाता है, कहाँ लेके जाता है। तो एंट्री तो अपने आप ही ट्रेस हो जाएगी। तो मैं भी सर बाय चेक ही देना पसंद करूंगा। पर आजकल तो 90% लोग खुद ही कहते हैं जी एंट्री बाय चेक ही हो, हम टैक्स भरना पसंद करेंगे। कल को कैश की एंट्री ट्रेसेबल भी नहीं है, कि पता ही नहीं मैं कैश दिया था भी के नहीं दिया था। नेक्स्ट, अगर एसओपी है, एसओपी में दो बातें विशाली, रेजिडेंस होगा या बिजनेस होगा। जैसा देखते हैं सीए ने घर पे ऑफिस बनाए होते हैं, एडवोकेट्स ने, डेंटल ने घर पे ऑफिस बनाए होते हैं। तो सेम चीज अगर एसओपी है तो उसकी मैं बात नहीं करूंगा, उसकी बात कौन करेगा, पीजीबीपी। कौन बात करेगा, पीजीबीपी। उस पार्ट को, घर के उस पार्ट को अलग कर दो। जैसे मेरे घर में 4 कमरे हैं, एक कमरे मेरा ऑफिस है, उसको अलग कर दो, 3 कमरे एक तरफ कर दो। सर ऐसा होता है क्या कभी, फ्लोर वाइज तो मैंने सुना है भाई, फ्लोर वाइज तो हर फ्लोर के बाहर क्या लग जाता है, मीटर, देखा सब मीटर, ये इस फ्लोर का मीटर है, इस फ्लोर का मीटर है, ये बाहर आते नहीं, इस फ्लोर का मीटर है, तो ये अलग यूनिट हो गया। सेम फ्लोर पे भी होता है, हाँ होता है, एरिया वाइज। आप एरिया वाइज डिफाइन कर दो इनकम टैक्स को कि 40% मेरे घर की फ्लोर, ये फ्लोर, इसमें कहूँ जी 40% किसी और काम के लिए, 60% किसी और काम के लिए हो सकता है, इसमें क्या दिक्कत है। अगला पॉइंट, अगर इग्नोर कर दो, अगर रेजिडेंस है तो ध्यान से सुनो, 2 SOP आपको क्या करी जाएंगी, एग्जाम। मैं आपको ऐसे बता दूं, ऑफ योर चॉइस, जो आप बताएंगी। मोर देन 2 SOP है, फिर वही बात, 2 SOP क्या करी जाएंगी, एग्जाम। रिमेनिंग एसओपी को क्या मान लिया जाएगा, डीएलओपी, और उसको क्या किया जाएगा, जल्दी बोलना, टैक्सेबल। चलिए आगे, ये आई अमेंडमेंट, बड़ी खतरनाक अमेंडमेंट आई। और किन के लिए आई, आपने पढ़ी भी होगी, फिर आपसे पूछूंगा, पढ़िए। अमेंडमेंट बाय फाइनेंस एक्ट 19 आई, बट हमारे क्वेश्चन में इस अमेंडमेंट का पूरा कोई रोल नहीं है, बट पढ़ाना मेरी ड्यूटी है। ये इतना बड़ा बक्सा दिया क्या हुआ है, पढ़ते हैं। किन के लिए आई, अब लाइन से मुझे आप बताना। वेयर द हाउस प्रॉपर्टी इज हेल्ड एज क्या, उन लोगों के लिए है जिन लोगों के हाथों में हाउस प्रॉपर्टी एक स्टॉक की तरह है। कौन हुए सोचो, हाँ, रियल एस्टेट बिल्डर्स के लिए। अब दिमाग से प्रेजेंट रहना, कितनी बड़ी अमेंडमेंट आई और कितनी खतरनाक। मैं हर बार पढ़ाता हूं बट काम नहीं आती, हमारे क्वेश्चन में कभी काम नहीं आती, बट नॉलेज के लिए बताओ ये किन के लिए सेक्शन आया, जो रियल एस्टेट में डील कर रहे हैं, जिसको आप सिंपल भाषा में कह दो, जैसे मेरे फूफा जी और काम करते हैं, बिल्डर्स हैं, फ्लैट बना के बेचते हैं, 60 70 80 फ्लैट बनाए और उसको फिर बेचते हैं, ठीक है। वैसे बिल्डर्स के केस में आप जानती हैं फ्लैट तो पहले ही बिक जाते हैं, जब वो जस्ट बोर्ड लगाते हैं ना कि कमिंग सून, प्रोजेक्ट कमिंग सून, उससे पहले ही प्रोजेक्ट बिक जाता है। रीजन दैट वो सस्ते रेट में कुछ फ्लैट पहले ही निकाल देते हैं और अपने पैसे पूरे कर लेते हैं। पर एक किन के लिए अमेंडमेंट आई, उनका सुनो, तो अभी आपने क्या कहा, ध्यान से बोलना, अभी हमने क्या कहा था, जितने फ्लोर फ्लैट आपके नाम होंगे और कोई आपकी 2 चॉइस के, आपको क्या करेंगे हम लोग, माफ। बाकी सबको क्या मानेंगे, डीम्ड। दिमाग खराब है, मैं 100 फ्लैट बना रहा हूं, समझे नहीं, मैं 100 फ्लैट बना रहा हूं, 100 ऑफ फ्लैट, अगर वो है बिना बिके, वो किसके हैं, वो मेरे, उसका ऑनर कौन है, मैं, और मेरा घर भी एक 101 हो गए, मेरी चॉइस के 2 माफ हैं, तो 99 घरों को क्या मानोगे आप, डीएलओपी। मैं तो रोड पे आ जाऊंगा, एक घर का किराया गलती से 10,000 भी मान लिया, 99 का, हाँ इंटू 12, मैं तो इसी में खत्म हो जाऊंगा। मैं कह सरकार ये गलत कर रहे हो तुम लोग, क्या सिस्टम है ये, कहता सुन तो ले पूरी बात क्या हुई, मैं सुनाओ। एंड द प्रॉपर्टी और एनी पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी इज नॉट लेट, आपने अभी तक उसमें से कोई पार्ट या कोई पूरी प्रॉपर्टी या कोई पार्ट अभी तक किराए पे नहीं दिया, होल और एनी पार्ट ऑफ द प्रीवियस ईयर, पूरे साल में। द एनुअल वैल्यू ऑफ सच प्रॉपर्टी और पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी, उस प्रॉपर्टी की एनुअल वैल्यू, एनुअल वैल्यू क्या थी, रेंटल वैल्यू, टॉप पे लिखा हुआ है, एनुअल वैल्यू क्या थी, रेंटल वैल्यू, उस प्रॉपर्टी की या उस पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी की, फॉर द पीरियड अप टू कितने साल तक,
अगले 2 साल तक। वो 2 साल कहां से? एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर से, जिस साल आपको क्या मिलेगा, जल्दी बोलना, सीसी, कंप्लीशन सर्टिफिकेट। और देगा कौन? सीए, कंपिटेंट, चार्टर्ड नहीं, कंपिटेंट अथॉरिटी। हम उन घर की वैल्यू क्या लेंगे? नील। समझ नहीं आया? एग्जाम्पल लेते हैं, आज की एग्जाम्पल ले लेते हैं। कोई एग्जाम्पल आप मुझे बताएंगे, आपको एज अ बिल्डर एक सर्टिफिकेट मिलता है, पता है वैसे, इंजीनियर डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट सर्टिफाई करके देता है कि अब ये बिल्डिंग आपके रहने के काबिल है, घर बन के तैयार हो गया। कंप्लीशन सर्टिफिकेट देगा, देगा कौन? कंपिटेंट अथॉरिटी। डेट बताओ कौन सी माननी है, बोलो। 1 फरवरी मान लें, 1 फरवरी कौन सा? 24। थोड़ी अजीब डेट है वैसे, 1 फरवरी 2024। पहले तो इस साल के फाइनेंशियल ईयर पे जाओ। इसका फाइनेंशियल ईयर कब आएगा, जल्दी बोलना। 31 मार्च 24। नजदीकी था, ज्यादा फायदा नहीं हो पाया। ओके, इससे अगले कितने साल जाओ, जल्दी बोलो। 2 इयर्स। कौन सी डेट आई? 31 मार्च 26। यहां डेट तक, इस डेट से हम आपके इन घरों की वैल्यू क्या मानेंगे? नील मानेंगे। तो मीन्स आपको कितना टाइम दे दिया, और ये डेट कौन सी है? जिस टाइम आपको क्या मिला? सीसी। किससे? कंपिटेंट अथॉरिटी। और मैं तो आपको ये कह रहा हूं, आप सीसी की बात कर रही हैं। बिल्डर तो इससे पहले वाले टाइम में फ्लैट बेच के रवाना हो जाते हैं। मैं तो फिर भी आपको टाइम क्या दे रहा हूं? जब सीसी मिले, उस साल के फाइनेंशियल ईयर पे जाइए, उस फाइनेंशियल ईयर से अगले 2 साल तक। मींस आपको ओपनली 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 2 साल प्लस कुछ महीने, जैसा आपकी किस्मत है, आपको टाइम दे रहा हूं। अगर कोई फ्लैट नहीं बिका है तो उसको बेच दो, किसी और को ओनर बना दो। अगर नहीं बने तो उन फ्लैट्स के आपको मैं क्या मानूंगा? डीम्ड ओनर। और आपको डीम्ड लेट आउट बेस पे उस पर टैक्स देना पड़ेगा। बड़ी अमेंडमेंट अब तक हमारे काम पेपर में नहीं आई प्रैक्टिकली, बट नॉलेज वाइज पता होना चाहिए। ये बिल्डर्स के लिए सेक्शन आ चुका है। डाउट? सही रहेगा। चलो, अगला पॉइंट सिंपल है, कुछ भी नहीं है। एसओपी की इनकम, आज ही सुन लो मुझसे, आज ही सुन लो। जहां वो कहे एसओपी की इनकम निकालो, जीरो। एसओपी की हमेशा इनकम जीरो। सिर्फ ज्यादा से ज्यादा एसओपी में क्या आ सकता है? लॉस। उसका कारण भी एक बंदा है, उसका कारण भी एक बंदा है, कौन? इंटरेस्ट ऑन लोन। और कोई कारण नहीं है। आज सुन लो, जब भी पेपर में क्वेश्चन आए, चिंता खत्म क्या करो, काम आसान किया करो, लेंथी ना किया करो। क्या काम? सर एसओपी जीरो, सर इंटरेस्ट है, लॉस आ गई, खत्म। सिंपल बात। अब जो नया सेक्शन आजकल आपके दिमाग में ज्यादा घर कर रहा है, वो है 115 बीएसी। याद है? बस पूरे चैप्टर में एक लाइन सुन लेना मेरी। पूरे चैप्टर में इस सेक्शन का एक लाइन है। पूरे चैप्टर में इस सेक्शन का, वैसे सर ने बड़ा अच्छा दिया हुआ है, उन्होंने स्टार्टिंग के पेज में 115 बीएससी 1.5-2 पेज में डिफाइन करा हुआ है। ये 115 बीएससी आने से हर चैप्टर में छोटा 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 क्या चेंज आया वो बताया हुआ है, बाकी बात खत्म हुई। तो मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा, इस चैप्टर में 115 बीएससी ने किसी को इफेक्ट नहीं करा। जो काम पहले चल रहा था नॉर्मल स्कीम की तरह ही चलेगा। सिर्फ एक बंदे को इफेक्ट कर, वो कौन बंदा है? एसओपी। कौन बंदा है? एसओपी। अभी आपने कहा नहीं एसओपी को, एसओपी को क्या इफेक्ट करा? एसओपी तो जीरो होता है। एसओपी को आप कौन सी डिडक्शन देते थे? इंटरेस्ट की। बस वो इंटरेस्ट की डिडक्शन एसओपी को इसने क्या कर दी? बंद कर दी। बस पूरे चैप्टर की एक अमेंडमेंट। मैंने तो क्या ही है, पहले भी थी और आज भी है, कि बस एसओपी में इंटरेस्ट ऑन लोन की डिडक्शन नहीं मिलेगी। तो की कहने का भाव न्यू स्कीम 115 में हमेशा एसओपी का आंसर क्या आएगा? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं देखना। मीन्स दैट आप ये कह सकते हैं, न्यू स्कीम क्या नाम है? 115 बीएससी एसओपी ऑलवेज क्या रहेगा? निल। एसओपी ऑलवेज क्या रहेगा? निल, जीरो, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कोई कंपैरिजन नहीं, कुछ नहीं। हाँ, ओल्ड स्कीम में जाओगे तो मे बी जीरो, मे बी लॉस ड्यू टू द, एक ही सेक्शन है, मैंने एरो दे दिया, कौन सा? इंटरेस्ट ऑन लोन। डाउट? ये करेक्ट है पूरे चैप्टर का। तो मैंने आज कह दिया, पहले आप ये शुरू करते हैं, छोटू है, और क्वेश्चन घर पे जाके आप देखेंगे। अब आगे बात बारी रेंट कंपेयर करने की, ध्यान से सुनना। 4 वर्ड होते हैं जी, म्युनिसिपल, फेयर, स्टैंडर्ड, एक्चुअल। ध्यान सुनना। म्युनिसिपल म्युनिसिपैलिटी बताएगी, फेयर लोकेलिटी बताएगी, लोकेलिटी लोकल, जैसे मैं कौन सी म्युनिसिपैलिटी के अकॉर्डिंग इस फ्लोर का क्या रेंट है, बड़ा कम होएगा, सरकारी रेट कम होते हैं, ठीक है। लोकेलिटी बताएगी, हाँ जी ये मार्केट, अच्छा क्या काम करना है यहाँ पे, कोचिंग, फिर रेंट ज्यादा होगा। कारण यहाँ पे है ही सारे क्या?
कोचिंग इंस्टीट्यूट, तो उन्होंने रेट बढ़ा दिया। अगर मैं यहाँ पे कहूँ जी 14 सेक्टर में जाके खोलूँ, अब तो वो भी वैसे हब बन गया, 14 सेक्टर में सब साइंस वाले वहीं पे आ गए, वरना वहाँ पे कोई भी नहीं था। और पार्किंग अच्छी है, बहुत ज्यादा पार्किंग है वहाँ पे, कुछ समस्या ही नहीं आने वाले टाइम में। बट जैसे 5 सेक्टर बड़े आजकल क्लब्स आ रहे हैं, उसका रीजन इज दैट क्या है, पार्किंग। और कहीं पार्किंग नहीं बची, और बड़े बड़े शोरूम भी कहाँ बन रहे हैं, सारे वहीं पे बन रहे हैं। तो सेम चीज आने वाले टाइम में सोचना पड़ेगा। म्युनिसिपल वैल्यू कौन बताएगा, म्युनिसिपैलिटी। फेयर वैल्यू कौन बताएगा, लोकेलिटी। स्टैंडर्ड रेंट कौन बताएगा, अकॉर्डिंग टू एक्ट। हमें नहीं निकालना है, हमें क्वेश्चन में दिया होगा एक्चुअल रेंट जो आप ले रहे हैं। तो म्युनिसिपल और फेयर में हम कौन सा लेते हैं, जल्दी बोलना बच्चे। हायर। अब ये तो मैं डीम्ड मानता हूं, आप सबको आता है। विच एवर इज हायर, उसको कंपेयर करते हैं किसके साथ, ये तो उनमें से कौन सा लेते हैं, जल्दी बोलना, लोअर। जो लोअर करके आता है ना, उसका नाम है एक्सपेक्टेड। पहले वो तो नाम समझो, ये बच्चे के कंफ्यूज होते हैं। म्युनिसिपल को फेयर से कंपेयर करा, हायर आया। हायर को कंपेयर करा स्टैंडर्ड से, लोअर आया। उस लोअर जो आया उसका नाम क्या है, हाँ उसका नाम अलग ही दे दिया देखो, वरना नाम क्या देते थे याद है, म्युनिसिपल और फेयर में हायर को भी क्या बोलते थे, मान लो म्युनिसिपल या फेयर। कंपेयर करते थे स्टैंडर्ड से, लोअर आ गया, पर लोअर स्टैंडर्ड या म्युनिसिपल बेसिक भी होगा, पर हम उसका नाम ही चेंज कर दिया। जो लोअर आएगा उसका नया नाम दे दिया, क्या, एक्सपेक्टेड। उस एक्सपेक्टेड को कंपेयर करा किसके साथ, एक्चुअल। देन कौन सा आ गया, हायर। ये फाइनली फिर आपका आ गया जी GAV। यहां से मेरा क्वेश्चन स्टार्ट होता है। मैं ये स्टेप कभी भी नहीं दिखाता, ये आप अपना दिखा सकती हैं, आपकी नॉलेज के लिए है। मैं डायरेक्टली, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, LOP के लिए जो करोगे डिटो कॉपी फॉर डेवलपिंग, तो सेम ही है वो, तो जो किराए पे है तो किराए पे नहीं डीम्ड मानेंगे, तभी आंसर सेम होगा। आइए, तो GAV आप लोगों ने निकालनी है अपनी हेल्प से, आपकी हेल्प करूंगा काफी देर तक। माइनस म्युनिसिपल टैक्स करने हैं, बट स्टार मार्क है कौन से वाले, पेड। मस्ट बी पेड, मस्ट बी पेड, नॉट पेबल। और यहीं पे अगर बोल दूं, पेड बाय भी क्या होने चाहिए, ऑनर, खत्म बात। पेड बाय भी क्या होना चाहिए, ऑनर, खत्म बात। अब जो मर्जी पेपर में आ जाए, दो बातें मेरी याद रखना, पेड हो, पेड बाय ऑनर हो, बस खत्म। क्लियर। वो माइनस करके क्या आ गया, जल्दी बोलना, NAV, नेट एनुअल वैल्यू। दो डिडक्शंस आपको मिलती हैं। पहली डिडक्शन स्टैंडर्ड 30 ऑफ किसका, NAV का, और इंटरेस्ट ऑन लोन की तो लिमिट ही नहीं है। और ओल्ड स्कीम में भी इंटरेस्ट ऑन लोन की कोई लिमिट नहीं थी। लोन लिमिट मतलब, सर मान लो इनकम 2 लाख है और रेंट इंटरेस्ट 5 लाख है, मैं तो 6 लाख लिया, इससे क्या होगा, हाउस प्रॉपर्टी लॉस में आ जाएगा, तुझे क्या चिंता है, लॉस क्या हो जाएगा, सेट ऑफ। और नहीं भी हुआ तो कैरी फॉरवर्ड। कितने साल लाइफ है, 8 साल, तो बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है, आराम से बेफिक्र होकर काम करिए। क्लियर। बट दो डिडक्शन है, सिर्फ दो डिडक्शन। नंबर 1 30%, और नंबर 2 इंटरेस्ट ऑन लोन। अब 30 का क्या चक्कर है, पैन इंडिया पे बात करें, सब इनकम तो कमा ही रहे हैं रेंट कमा के, पर उनके खर्चे भी तो होते हैं, वाटर चार्जेस, लिफ्ट चार्जेस, पार्किंग, मेंटेनेंस, व्हाइट वॉश, रिपेयर, मेंटेनेंस, इतने सारे खर्चे थे। अब किसी किराएदार के कौन से खर्चे, किसी ओनर के कौन से खर्चे, तो सरकार कहती है इससे पागल होने से बेटर है एक काम करते हैं, वी फिक्स अ स्टैंडर्ड रेट। अब मैं आज के बाद आपको कोई खर्चा क्लेम करने नहीं दूंगा कि कल को फिर आ जाओ, मेरे तो पेंट लग गया 2 लाख का, मेरी रिपेयर होगी, मेरी पार्किंग है, मेरी लाइट खराब होगी, मेरा वाटर बिल है। मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता। फ्लैट, फ्लैट क्या वर्ड है, फ्लैट कितने परसेंट, 30%। किसका, NAV का तुझे माइनस करना होगा, किससे, तेरे NAV से। मान लो GAV था 540, 40,000 के टैक्स थे, तो NAV क्या आ गया, 5 लाख। उस 5 लाख का 30 कितना हो जाएगा, 1,50,000, बचेगा ही कितना, 3,50,000। चलिए आगे। इसके बाद ये कुछ थ्योरी है, फटाफट एक बार रीड कर लीजिए, आपके मतलब की है, वन टाइम है। म्युनिसिपल वैल्यू का मतलब टाइम पास एज पर म्युनिसिपैलिटी। फेयर रेंट का मतलब एज पर सिमिलर प्रॉपर्टी सेम लोकेलिटी, आल्सो नोन एज, क्या कहते हैं इसको, रीजनेबल या रीजनेबल लेटिंग वैल्यू। स्टैंडर्ड रेंट एज पर क्या होता है, कंट्रोल रेंट, दिस इज द मैक्सिमम रेंट जो लीगली रिकवर्ड कर सकता है ओनर फ्रॉम किससे, टेनेंट, बट कौन मानता है इसको। एक्चुअल रेंट का मतलब क्या होता है, रेंट रिसीव प्लस रिसीवेबल एक्रूड आउटस्टैंडिंग, क्या आ गया, माइनस अनरियलाइज्ड। अगर आपको पता चल जाता है अनरियलाइज्ड है तो बैड डेट्स, अनरियलाइज्ड लिख लो, अनरियलाइज्ड इज जस्ट लाइक एज अ बैड डेट्स ऑफ रेंट, अनरियलाइज्ड इज जस्ट लाइक एज अ बैड डेट्स ऑफ रेंट। पैसे मर गए, कहेगा जी क्लाइंट या सेसी या टेनेंट रेंट पे करके, वैकेंसी नहीं, वैकेंसी नहीं है, टेनेंट रेंट पे करके नहीं गया, तो वो बैड डेट्स है। म्युनिसिपल टैक्स,
इट मीन्स टैक्स विच इज रिकवर्ड बाय टाइम पास म्युनिसिपैलिटी लोकल अथॉरिटी। अगर गांव में रहते हैं तो जानते हैं वहां पे क्या होती है, ग्राम पंचायत। ऑल्सो नोन एज, इसको क्या नाम, 3 नाम से बुलाते हैं। हाउस टैक्स आजकल चल रहा है, प्रॉपर्टी टैक्स, और क्या बोलते हैं इसको, लोकल टैक्स। इट इज अलाउड ऑन पेमेंट बेसिस, मतलब पेड है तो अलाउड है। समझो केवल ना लैंग्वेज नहीं समझाती सर की बुक की। पेड अलाउड, इसका मतलब क्या लिखा हुआ है, आउटस्टैंडिंग तो नॉट अलाउड, आउटस्टैंडिंग है, ओके। इट इज अलाउड ओनली इफ पेड बाय ऑनर। ये चीजें बॉक्स करने वाली हैं। जब पेपर में ना इस पे ब्लैक एंड व्हाइट है तो इस पे आप एक रखेंगे पेपर के लिए हाइलाइटर, येलो कलर वाला, ग्रीन में रखना है येलो, दूर से ऑनर, पेड, ये कीवर्ड्स आपको पेपर में दिखें। अब तो सर ने कम ही वो कर दिया, आपकी निशानी नहीं बुक है, 3 पेज में सर ने हाउस प्रॉपर्टी खत्म कर, मेरे यहाँ पे 4 पेज है, मतलब 8, 4 दूनी 8, अब 3 6। अगला पॉइंट, म्युनिसिपल टैक्सेस आर गिवन ऑन किस पे बच्चे, परसेंटेज बेसिस। तो ऑब्वियसली बात है किसकी परसेंटेज करेंगे अंजलि, म्युनिसिपल वैल्यू की, ऑब्वियस बात है। अगला पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन लोन की बात सुनिए। इंटरेस्ट ऑन लोन सिंपल सी बात है, इज अलाउड एज रिडक्शन इफ लोन टेकन फॉर द पर्पस ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। हाँ, लोन का पर्पस क्या हो, हाउस प्रॉपर्टी, दैट इज, यहाँ पे ठीक कर लीजिए, मेरे यहाँ गलत वर्ड लिखा हुआ है, तो यहाँ पे वर्ड आना था परचेज। आपके यहाँ पे ठीक है, गलत है, गलती है, हाँ ठीक ही नहीं कर रहे हैं। मैं बंदा एक बार गलती करता ठीक है, तो प्रिंट वही चल रहा है मतलब। तो यहाँ पर्पस नहीं है, यहाँ पे वर्ड क्या है, परचेज। घर विशाली खरीदने के लिए आप लोन ले सकते हैं बच्चे, घर बनाने के लिए लोन ले सकती हैं, घर रिपेयर करवाने के लिए, या घर की रेनोवेशन के लिए। तो 4 तरह का पॉइंट है। यहाँ आई से एक चीज है आपको बताऊंगा छोटी सी, पहले पढ़ लो एक बार। परचेज, कंस्ट्रक्शन, रिपेयर, रेनोवेशन। मैं पेपर में गलती करके आया था पॉइंट नंबर बी पे, सीए फाइनल में, और थोड़ा ज्यादा सीरियस हो गया था, मतलब सीए पहले बन गया था जबकि लेट बनना था। कारण क्यों, आप भी पढ़ेंगे। लोन में भी टेकन फ्रॉम, क्या लोन किससे लिया हो, ऑब्वियसली बैंक, या ऑब्वियसली एफआई, जिसको मैं ट्रेस कर पाऊं, बैंक से प्रॉपर रिकॉर्ड होगा, या ट्रस्ट, या फिर वहां पे फ्रेंड था, मैं ज्यादा प्लानिंग कर गया, दोस्त मरवा गया मुझे वहां पे, मैं क्या फ्रेंड से तो प्लानिंग हो सकती है, तो हो सकती है, बट सरकार ने थोड़ा मना किया। सरकार कहती है अपने फ्रेंड से लोन लो, मैं क्या प्लानिंग कैसे, सिंपल सी बात है। मैंने यशी को कहा मुझे 5 लाख का लोन दे दे बाय चेक। कैसे, बाय चेक। इससे मैंने 5 लाख का लोन लिया, बैंक में जमा करवाए, और मेरे पास पैसे कैश बहुत था, मैंने इसको 5 लाख रुपए कैश दे दिए, हमारी एंट्री 0 होगी, समझ पा रहे हैं। मैंने इसे 5 लाख का लोन लिया, किताबों में मेरे पास क्या शुरू हो गया, लोन, कि मैंने लोन लिया यशिक से, मैंने जबकि इसके 5 लाख इसको दे दिए, इसको चाहिए होंगे, अगर इसको कैश रिक्वायर्ड है तो करेगा ये प्लानिंग, वरना नहीं। तो मैं कह रहा हूँ दूसरा बंदा भी चोर होना चाहिए तो प्लानिंग अलाउड है, वरना प्लानिंग हो ही नहीं सकती। फिर मैं हर साल इसको क्या पे करा करूंगा, इंटरेस्ट। 5 लाख के ऊपर मान लीजिए 12% कितना होता है, 60,000। मैं इसको 60,000 का जो इंटरेस्ट पे करूंगा बाय चेक पे करूंगा या नेफ्ट करूंगा जो भी है, ये मुझे 60,000 पे कैश दे दिया करेंगे। निबड़ी एंट्री खत्म हो गई। किताबों में अभी भी मेरे पास क्या चल रहा है, लोन चल रहा है, मैं किताबों में इसको क्या पे करता हूँ हमेशा, इंटरेस्ट पे करता हूँ। हमारी प्लानिंग चल रही है और मैं इंटरेस्ट पे हर साल क्या क्लेम करता हूँ, डिडक्शन रेंट में से। ऐसी अमाउंट की बड़ी अमाउंट सोचो तो और प्लानिंग है, बट प्लानिंग इसलिए है अगर सामने वाले बंदे की एज सच कोई इनकम नहीं है, अगर मैं इसको इंटरेस्ट दूंगा, वो इंटरेस्ट भी इसकी क्या बन जाएगी, इनकम, फिर इसको भी तो टैक्स देना पड़ेगा। बट इसकी इनकम 5 लाख या कुछ समथिंग से कम होनी चाहिए, तो ये प्लानिंग पॉसिबल है। मैं बस वो ज्यादा सोच गया, मैं नहीं नहीं फ्रेंड से लोन नहीं ले सकते, तो वहां पे फ्रेंड से लोन भी अलाउड है, फैमिली से भी अलाउड है, दोस्त मित्र, बैंक, एफआई, ट्रस्ट, मींस दैट ओपन बोल दूं कहीं से भी जुड़ेगा, ओपन बोल दूं कहीं से, जो फ्रेंड बोल दिया ऊपर क्या हो गया, फ्रेंड तो रिलेशन में नहीं आता, तो कहीं से भी लोन ले लो, घर बनाने के लिए, रिपेयर के लिए, रेनोवेशन के लिए, परचेज के लिए, मैं मना नहीं करूंगा, आपको पूरा इंटरेस्ट का लोन उस पर क्या मिलेगी, रिडक्शन। और इंटरेस्ट अलाउड ऑन 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 म्युनिसिपल टैक्स किस बेस पे था, हाँ ये किस पे है, ड्यू, मतलब चाहे पेड हो चाहे आउटस्टैंडिंग हो, दोनों केस में क्या है, अलाउड। ये बॉक्स करने वाला पॉइंट आ गया। इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, जिसको आप बोलते हैं पेनल्टी, क्या वर्ड बोलते हैं, पेनल्टी, याद है, नॉट अलाउड। गलती की सजा होती है, मजे थोड़ा होते हैं। आपने गलती की सजा कह दी, मजे ले रहे हो। बैंक को इंटरेस्ट पे नहीं करा 1 लाख रुपए, बैंक ने उससे 1 लाख के ऊपर 2% खर्चा लगा दिया, 2,000, आप कहते क्या बात है, लगा दे क्या जिंदगी काम है ये, मैं डिडक्शन ले लूंगा 1,02,000 की, क्या बोल रहा है, डिडक्शन तुझे, हाँ 1 लाख की मिलेगी, 2,000 का जो खर्चा हुआ वो तेरी गलती की वजह से हुआ, मेरी कोई गलती उसके अंदर नहीं है। इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, पेनल्टी इंटरेस्ट,
इज नॉट अलाउड। समझे नहीं बात को? स्कूल की फीस होती है 2000 रुपए देने थे, 100 रुपए पर डे फाइन था, 5 दिन लेट हो गए 2500 रुपए दे दिए देने थे, पर फीस तो 2000 ही थी, 500 तो आपने पेनल्टी दी है, और उस पेनल्टी की सजा है, मजे नहीं है कि घर आके बुक्स में रिकॉर्ड करोगे, पढ़ते हैं आप लोग पीजीबी में भी पढ़ेंगे, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अलाउड है, ब्रीच ऑफ लॉ थोड़ा अलाउड है। समझे? मैं रास्ते में गया, पुलिस वाले ने रोक लिया, चलान कर दिया 10,000 का। मैं कर दिया, क्या खास बात है, आप दिए 10,000, घर आ गई। मैं कहा हैं बड़ा शौकर है। मैं आगे मुनीम को कहा, अपने अकाउंटेंट को कहा, मैं लिखो पेंडल में 2 लॉ चार्जेस हैं। वो कहता बाबू जी ये क्या है? मैं कहा चलान हो गया था 10,000 कट गए, चल लिख दे, बिजनेस के नाम पे गाड़ी है। ब्रीच ऑफ लॉ नहीं अलाउड है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, हाँ कॉन्ट्रैक्ट तोड़ो, मैं आपसे नहीं पढ़ा पाया, आपकी फीस वापस करनी पड़ी, पेनल्टी देनी पड़ी, वो अलाउड है, बिजनेस का खर्चा है। लॉ थोड़ा अलाउड है यार, लॉ कौन तोड़ेगा? ऐसे पूरा बंदा मार दोगे, पैसे चट लोगे, 5 लाख लिखो पेंडल में, है बंदा मार दिया जी, बंदा डायरेक्ट एक्सपेंस लिखो, है 5 लाख रुपए, तो ब्रीच ऑफ लॉ अलाउड नहीं है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो सेम इंटरेस्ट और इंटरेस्ट अलाउड नहीं है, वैसे ठीक है। अब लिमिट की बात सुन लो, साफ साफ शब्दों में बता दिया, एलओपी डीएलओपी कोई लिमिट नहीं, माइंड को ओपन रखा करो, जितना मर्जी ब्याज दिया कोई चक्कर ही नहीं। टोटल, टोटल शॉर्ट फॉर्म है आईएनटी, मतलब टोटल इंटरेस्ट अलाउड। एसओपी 2 घरों तक, यहां सरकार ने ना लिमिट नहीं बढ़ाई। यहाँ लोगों के माइंडसेट था कि सरकार ने पहले एक घर पे भी वही लिमिट थी 30,000 और 2 लाख वाली, तो सरकार लोगों को लगा कि सरकार ने एक घर से कितने घर माफ कर दिए, तो शायद लिमिट भी 4 लाख कर दी हो ना। सरकार कहती है लिमिट वही है, समझे नहीं, लिमिट वही है, तो एक घर हो या 2, लिमिट सेम। हाँ तो हम इसको नॉर्मल केस और किसके नाम से बोलते हैं? स्पेशल केस। नॉर्मल केस कुछ नहीं, जिसको मैं बोलता हूँ पुराना घर, क्या बोलता हूँ उसको मैं? ओल्ड हाउस। क्या नाम बोलता हूँ? ओल्ड हाउस। जो ओल्ड हाउस बना नहीं, लोन कब लिया हो, ऑन और बिफोर, ऑन और भी नहीं कहूंगा मैं, वैसे बिफोर ही कहूंगा। बिफोर कब? 1/4/1999, 1999। उससे पहले लोन लिया हो, घर जब मर्जी बनाई जाओ यार, 98 में लोन लिया हो, 97 में लोन लिया हो, कई बार तो डराने के लिए बोल देगा हाउस कंप्लीट हो गया 97, आप तो खुश हो जाइए, हाउस कंप्लीट ही 97 में हो गया, फिर तो लोन भी उससे पहले लिया होगा, फिर ये चिंता की बात है। तो वहां पे मैक्सिमम 2 घर हो, चाहे जो भी हो, कितना मिलेगा? 30,000। स्पेशल केस क्या है, अब ये सुन लो, लोन कब लिया हो ध्यान से पढ़ा करो, ऑन और आफ्टर दोनों है, ऑन भी है, ऑन भी है, और मतलब इस दिन भी लोगे, आफ्टर तो चल ही रहा है आजकल, आज के जमाने में चल ही रहा है, ऑन और आफ्टर। दूसरा, लोन टेकन फॉर आपने ध्यान नहीं दिया, आपने ध्यान दिया सिर्फ 2 कामों के लिए। सर ऊपर तो 4 काम थे, रिपेयर भी था ना, यहाँ इससे मना करता है कि नए घर पे एसओपी में मैं रिपेयर रेनोवेशन का 2 लाख वाला पॉइंट नहीं दूंगा, पर कौन सा दे दूंगा? 30 वाला। हाँ तो 30 करा ले, 30 वाले में रिपेयर भी ले ले, रेनोवेशन ले ले, मैं मना नहीं करूंगा, पर 2 लाख वाला पॉइंट जो ये आया था नया एसओपी पे, एलओपी पे मना नहीं करा। एलओपी तो हमने खुद दिल खोल के क्या कहा, कोई लिमिट नहीं है, पर यहाँ लिमिट है, और पहले लिमिट क्या रखी? 2 लाख। अगली लिमिट भी क्या रखी? और ओनली परचेज एंड कंस्ट्रक्शन, नॉट फॉर रिपेयर एंड रेनोवेशन। अगला पॉइंट, लोन इज टेकन फॉर फिर बात कंस्ट्रक्शन, देन अगर कंस्ट्रक्शन के लिए लोन लिया है तो कंस्ट्रक्शन शुड बी कंप्लीट हो जानी चाहिए कितने सालों में चलनी? 5 साल। बहुत बड़ा टाइम है, बहुत बड़ा टाइम है। आप घर बनाते होंगे साल, 2 साल, 2.5 साल, इतने तो लेट होता भी नहीं, हमारा तो बजट खराब हो ही रहा है। 5 साल फ्रॉम किससे? फिर वही लॉ रखा, एंड से, जिस साल आपने लोन लिया। चुपचाप मुझे डेट बताओ, जिस साल लोन लिया पहले उस साल के एंड पे चले जाओ। जैसे आप एग्जांपल कुछ भी बड़ी चीज ले लीजिए, मतलब 1 सितंबर 2023 को लोन लिया, 1 सितंबर कौन सा, यहाँ बोल रहा हूँ 1 सितंबर 2023, पहले इसके कहा चले जाओ, साल के फाइनेंशियल ईयर में, कब आ जाएगा? 31 मार्च 24, यहां से प्लस कितने ईयर, जल्दी बोलना, 5 इयर्स, तो कितने बन जाएंगे अगर मोटी मोटी बात करूं, 31 मार्च 29, तब तक घर बन के क्या हो जाना चाहिए, हाउस कंप्लीट हो जाना। बहुत टाइम, बहुत सर, उल्टा ज्यादा टाइम मिल गया, 1 सितंबर से मार्च तक भी 7 महीने और मिल गए। हाँ ये लॉ है, ये लॉ है, तो 31 मार्च 29 तक बन जाए, मैक्सिमम आपको कितना दे दूंगा? 2 लाख। डाउट? सही है। आगे छोटा सा पॉइंट है, अगर कोई फ्रेश लोन लेते हैं फॉर द रीपेमेंट ऑफ अर्लियर लोन, याद करो, एक लोन को चुकाने के लिए दूसरे बैंक से क्या लिया? लोन। इसको बोलते हैं ब्रिज फाइनेंसिंग, कभी सुना है? छोटे मोटे लोन को चुकाने के लिए बड़ा लोन। अब बड़ा लोन लेना है, वो तो फाइल लगा रखी है, 100 करोड़ का लोन है, वो तो फिर पास होते होते टाइम भी तो लगेगा। बड़े मैनेजर, एजीएम, डीजीएम, बैंक के कितने डिप्टी मैनेजर, ब्रांच मैनेजर के डीबीएम,
पर कहां तक बात जाएगी। इधर काम खड़ा है, मैं कह यार 2 करोड़ ही दे दो इतने, आप अलग फाइल पुट कर लो ना 2 करोड़ की, छोटा मोटा लोन लो। जब 2 करोड़ का लोन ले लिया, काम चल रहा है छोटे मोटे काम के लिए, जब बड़ा लोन पास हो जाएगा उसमें से उठा के 2 करोड़ दे देंगे, खत्म कर दिया लोन को। बट ब्याज तो दोनों जगह स्टार्ट हो गया, 2 करोड़ वाले पे भी और 100 पे भी। कहते चिंता मत करो, एक लोन जो आपने लिया है दूसरे लोन को बंद करने के लिए, अब ऐसा तो होता नहीं कि एकदम से ये बंद हो और एकदम से ये स्टार्ट हो जाए। समटाइम हमें कई बार पैरेलल कॉस्ट भी करनी पड़ती है। एग्जांपल दे दूं, पहले मैं 7 वाली बिल्डिंग में बैठाता था, तो मेरे पास सिर्फ एक रूम था, तो मुझे पता चला ये बिल्डिंग खाली है, तो मैं अपने अकॉर्डिंग स्टाइल से तैयार करनी है, मैंने हाफ फ्लोर ली, और ली कब, 1 फरवरी को। उधर जबकि मेरा कॉन्ट्रैक्ट कब खत्म होना था, 28 फेब को। आप मानोगे मुझे 2 बिल्डिंगों का सेम महीने का रेंट फालतू पड़ा। कारण क्यों, वो कमरा भी नहीं छोड़ सकता, वो 28 फेब तक है, ये 1 फरवरी से बुक कर लिया, जबकि 1 फरवरी यहाँ पढ़ाना शुरू भी नहीं करा। क्यों, अब जो कामकाज होगा, साफ सफाई होगी, तोड़ तड़ाई होगी, सारा कुछ होगा, पर रेंट तो पड़ रहा है। पर सरकार कहती है चिंता मत करो, दोनों का रेंट आपको एज ए खर्चा अलाउड है। पढ़िए, फ्रेश लोन इज टेकन फॉर रीपेमेंट ऑफ कौन सा, अर्लियर लोन। पर अर्लियर लोन लिया किसके लिए हो, हाउस प्रॉपर्टी। कॉमन सेंस है यार, अब अर्लियर लोन कोई कार का था तो महीने का लेना है। चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हो, हाउस प्रॉपर्टी। देन इंटरेस्ट ऑफ फ्रेश लोन शेल आल्सो बी अलाउड एज अ डिडक्शन। अगर इंटरेस्ट पे करते हैं कहां पे, जल्दी बोलना, आउटसाइड इंडिया, तो मैं आपको क्यों बेनिफिट दूं भाई, इंडिया का पैसा उठा उठा के बाहर भेज रहे हो, सिर्फ एक कारण पे दूंगा, अगर उस पे टीडीएस काट के हमें दोगे। क्योंकि अब उस बंदे को तो मैं पकड़ नहीं सकता। आपने अपने दोस्त कृष्ण से कोई 10 लाख रुपए डॉलर्स में लोन ले लिया, या 10 लाख का लोन ले लिया, उसको अब इंटरेस्ट पे करते हैं कनाडा, तो देखा जाए इसको तो गोली मारो, वो बंदा बाहर बैठा कहां से पैसा कमा रहा है, इंडिया। इंडिया में पैसा क्या हो रहा है, एक्रू राइज, कि मेरा पैसा कहाँ यूज हो रहा है, इंडिया, फाइनेंशियल रिसोर्सेज। इंटरेस्ट भी उसने कहां से कमाया, इंडिया। अब उसको कहां पकड़ेंगे, वो तो इंडिया आता ही नहीं, हम इसको पकड़ो। मगर तूने इस इंटरेस्ट की रिडक्शन लेनी है, मैं क्या हाँ लूंगा, हाउस प्रॉपर्टी है किराए पे दूंगा, मैं क्या तब दूंगा अगर तू बाहर वाले बंदे को पेमेंट टीडीएस काट के करेगा, जो हमें टीडीएस बोल के हमें लेना सिंपल। तो पढ़िए, शैल नॉट बी अलाउड एज डिडक्शन इफ क्या, नो टीडीएस, इफ टीडीएस नॉट डिडक्टेड ऑन सच इंटरेस्ट, अगर आपने टीडीएस नहीं काटा तो मैं तुझे उस इंटरेस्ट की रिडक्शन नहीं दूंगा। मींस दैट सिंपल, आपको फंसा दिया। अगर तूने इंटरेस्ट की रिडक्शन लेनी है और इंटरेस्ट कहां पे कर रहा है, आउटसाइड इंडिया, तो टीडीएस काट के पे करियो, वरना तुझे इस इंटरेस्ट पे डिडक्शन क्लेम नहीं होगी। एंड लास्ट वन, स्टार मार्क करिए, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्री कंस्ट्रक्शन या एक्विजिशन इंटरेस्ट। अब ये क्या होता है सर, जो ऊपर आप इंटरेस्ट की बात कर रहे थे वो तो वो है कि जिस साल घर बन के तैयार हो गया, ठीक है, घर बन के तैयार हो गया। अब घर क्या 1 साल में बन गया होगा, घर बनते बनते 2 साल लग गए, 3 साल लग गए, और 3 साल जब घर पे लग गए अंजलि, तो पैसे भी तो लगे होंगे। पहले घर का आप प्लॉट लेते हैं, सिविल काम होता है, सैनिटरी, फर्निशिंग, वॉशरूम, पेंटिंग, फर्नीचर, कितना कुछ आता है, तब जाके घर बनता है। ठीक है, आपने घर बनते ही मुझे इंटरेस्ट की क्या देनी शुरू कर दी, डिडक्शन। बट मेरा लोन तो पिछले 3 साल से चल रहा है, समझे, मेरा लोन तो पिछले उस 3 साल में मैं इंटरेस्ट भी क्या कर रहा था, पे कर रहा था। उस इंटरेस्ट का क्या होगा, मैं कहा चिंता ना करो, जिस साल घर बन गया वो साल छोड़ दो। क्या कहा मैंने, जिस साल घर बन गया वो साल छोड़ दो, छोड़ दिया। अब मान लो एग्जाम्पल हो मेरे साथ, आप कोई भी बैक चलेंगे, एग्जाम्पल बैक चलेंगे, बताओ जी किस साल घर बन गया, कोई भी डेट बोल दीजिए, किस साल बोल दीजिए, 5 जनवरी 24, कौन सा है, 5 जनवरी 24 को हमारा हाउस क्या हो गया, जल्दी बोलना, कंप्लीट। सरकार कहती इस साल को छोड़ दे, इस साल को छोड़ने का मतलब फाइनेंशियल ईयर छोड़ दे, तो कौन से फाइनेंशियल ईयर में आता है, 23-24। बैक आऊं तो 23-24 का बैक कौन सा आएगा, जल्दी बोलना, 31 मार्च कौन सा आएगा, 23। अब आपकी बात को बड़ा करता हूं, डेट बता दो कोई भी, जो आपका मन है कोई बता दो, कि लोन कब लेना बताओ, कौन सा लिखूं, रैंडमली बोल देना, कौन सा भी बोल दूं, 15 जुलाई बोल दूं, ऐसे ही कुछ भी यार, 15 जुलाई 2021 बोल दूं, कुछ भी। यहां से लेके ये कौन सी डेट है ये भी सुन लो, डेट ऑफ क्या है, लोन। आधे लोगों को ये लगता है कि जब घर बन गया शायद लोन रीपे हो गया, गलत फहमी है। घर बना है, लोन तो अभी चल रहा है, तभी हो, द लोन इज स्टिल आउटस्टैंडिंग, पेंडिंग, लोन तो अभी चल रहा है।
और उस लोन पे जब से घर बन गया इस साल तो आपको पूरा इंटरेस्ट, पूरा फुल, क्या वर्ड है, फुल इंटरेस्ट यहां से क्लेम होना क्या हो जाएगा, स्टार्ट। ये तो हो जाएगा। मेरा डाउट इस टाइम का है, मेरा डाउट इस टाइम का है, इस टाइम पे क्या आपने कोई इंटरेस्ट पे नहीं किया होगा? सोचें, जब से लोन लेते हैं क्या वहां से इंटरेस्ट स्टार्ट नहीं होता? तो फिर इस टाइम से लेके जब तक घर बना था उस साल के फाइनेंशियल ईयर तक इसका क्या करेंगे? मैं क्या, चिंता मत करो, इस साल का आप क्या कैलकुलेट कर लो, इस टाइम का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लो। हाँ, इकट्ठा नहीं दूंगा, डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी इंस्टॉलमेंट्स, 5। तो आप मुझसे उस टाइम के इंटरेस्ट को 5 किस्तों में मुझसे ले लीजिए। एंड वी स्टार्ट द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट फ्रॉम वेयर, जिस साल घर बन के क्या हुआ था, तैयार हुआ। तो पहला साल कौन सा हुआ, 23-24। अगले साल कौन सा हुआ, 24-25। ये हर साल मिलता रहेगा, हर साल। और लोन का इंटरेस्ट भी चलता रहेगा, मतलब दो दो इंटरेस्ट की डिडक्शन मिलेंगी, एक नॉर्मल और एक प्री, इसको क्या नाम होते हैं, प्री एक्विजिशन इंटरेस्ट या प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट। अब पढ़िए लॉ, मैं डायरेक्ट लॉ पढ़ाता ना तो समझ में आता, तो टाइम लाइन बनानी जरूरी है कि आपके माइंड में जाए कि बच्चा यहाँ उलझता है कैसे। इट मींस इंटरेस्ट पेड बिफोर, क्या बोल रहे हैं, इट मींस इंटरेस्ट पेड बिफोर द ईयर, बिफोर द ईयर इन विच कंस्ट्रक्शन वाज क्या हुई, कंप्लीट। मैं कहता मैं उस साल की बात कर रहा हूँ, उस इंटरेस्ट की बात कर रहा हूँ जो जिस साल घर बनके तैयार हुआ, उससे पहले वाले सालों में आपने जो पे किया है। इट इज अलाउड इन 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स फ्रॉम द ईयर, उस साल से जिस साल कंस्ट्रक्शन क्या हो गई है, कंप्लीट। तो ये है मेरा लास्ट कंसेप्ट। अकॉर्डिंगली जो मेन है, बाकी तो सब बाकी सिंपल है, प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट या प्री एक्विजिशन इंटरेस्ट। तो आज के बाद दिमाग में डालो, जिस साल भी घर बन के तैयार हो जाएगा उस साल का इंटरेस्ट प्री के लिए काउंट नहीं करना। उस डेट से बैक आओ कहां तक, फाइनेंशियल ईयर तक। जब फाइनेंशियल ईयर पे आ गए, मान लो जब से लोन लिया था और अप टू द डेट ऑफ फाइनेंशियल ईयर जितना इंटरेस्ट बनता है सबको टोटल करो, डिवाइड बाय कितना करो, 5। और वो मिलना कब से स्टार्ट हो जाएगा, जिस साल से घर बन के तैयार हो गया था। तो मींस दैट जिस साल घर बन के तैयार हुआ था उस साल से आपको दो दो इंटरेस्ट की डिडक्शन मिलेंगी, एक प्री और एक नॉर्मल। नॉर्मल मतलब जो भी लोन चल रहा है। सर ये मजे भी ले सकता क्या कि इतना लोन था, इतना लोन पे कर दिया, वो तो मैथमेटिकली है यार, उसमें मैं तक नहीं करूंगा। और ये एग्जांपल अभी के लिए हम नहीं कर रहे हैं, आपकी बुक में है नहीं है रहने दो, इसकी कोई जरूरत नहीं है। कारण सर ने बहुत ज्यादा टाइम पास किया हुआ है, इतना टाइम पास करने की जरूरत नहीं। ये भूल गए थे कि हम सीए पढ़ रहे हैं, मैथ की क्लास है, तो यहाँ पे जरूरत नहीं है। ये ऐसी फालतू चीजें वो कराते हैं, बुक में ऐसा एक क्वेश्चन नहीं है। इतना दिमाग खराब, लोन लिया 2 लाख दे दिए, फिर 3 लाख दे दिए, फिर 50,000 दे दिए, ऐसा नहीं होता। ठीक है, आगे आओ, क्या यही है? और जिनके पास नई समरी है, शालिनी आपके पास, हर्षिता आपके पास, मुझे बताते जाना चाहिए कि यही चल रहा है ना। अगर बीच में कहीं चेंज आया तो बताना, सर ने थोड़ा कंसाइज किया है, तभी 8 पेज को 6 पेज पे लाए, और कुछ नहीं करा, कंटेंट नहीं घटाया, कुछ छोटा कर दिया होगा। ठीक है, आइए फटाफट, लो जी, यहाँ से आप मेरे साथ रीड करेंगे, छवि को रीड करना, अनरियलाइज्ड। हाँ, तो एक्चुअल रेंट तो मैंने आपको बता ही दिया था छवि, रेंट रिसीव प्लस कौन सा था, रिसीवेबल माइनस कौन सा था, अनरियलाइज्ड। अब अनरियलाइज्ड का मतलब क्या होता है, मींस इट इज नॉट रिकवर्ड बाय ओनर फ्रॉम द टेनेंट, इट इज लाइक बैड डेट्स ऑफ रेंट, इट इज डिडक्टेबल व्हाइल कैलकुलेटिंग एक्चुअल रेंट इफ फॉलोइंग 4 कंडीशन आपकी क्या होती है हर्षिता, सेटिस्फाई, तब मैं माइनस करने दूंगा। वरना तो यार कोई भी बंदा हमारे पास चल नहीं आएगा, वो कहेगा मुझे रेंट नहीं मिला, मुझे रेंट नहीं मिला, क्या पता तूने कैश में ले लिया हो, कैश में ले लिया फिर तो बात ही खत्म है। या मुझे कैसे कह सकते हैं कि मैं उससे रेंट लेना गया था, वो रेंट दे ही नहीं रहा, हमें क्या पता है दे नहीं रहा, तूने मिसेज के अकाउंट में लगा दिया या कहाँ लगा दिया। मैं विश्वास नहीं करूंगा जब तक मेरी 4 कंडीशनें क्या नहीं होती, सेटिस्फाई। नंबर 1, टेनेंसी शुड बी बोनाफाइड, मींस दैट टेनेंसी मतलब जो एग्रीमेंट जो आपके बीच में हर्षिता एग्रीमेंट हुआ था वो क्या होना चाहिए था बच्चे, बोनाफाइड। मींस दैट मैंने अपना घर किराए पे दिया, सिंपल सी बात है। तो मैंने उसको कहा जी आपकी किस चीज की शॉप है, मान लीजिए ब्यूटी पार्लर की हमारी शॉप है, मैं कहा काम है, फिर ठीक है आपसे कटिंग कुटिंग करानी होगा करी, मैं आ जा करूंगा, सिंपल सी बात है। मेरी मिसेज ने आना जाना है, मेरे मम्मा ने आना जाना है, बच्चे ने आना है, ग्रुपिंग तब इसकी कर दिया करो, सिंपल बात है। वो कहता है फिर रेंट ये है, मैं चलो मैं आपका बच्चा ही पढ़ा दिया करूंगा। आप कहते बात क्या हो रही है, रहना है, ब्यूटी पार्लर करना है या बच्चा पढ़ाना है, मैं क्या सारा मिक्सअप ही है, तेरा काम है आप उससे करा लेंगे। मीन्स दैट एग्रीमेंट के बीच में ऐसी कोई बातें नहीं होनी चाहिए जिससे क्लियर ना हो पाए। बस साफ होगी 15,000 रेंट है, पास होगी 20,000 रेंट है, जब पेरेंट्स से कहूं मैं फीस हमारी ये है, जो इतने पेरेंट्स आते हैं, अब आपसे कभी कुछ सामान लेना पड़ेगा, मैं पैसे देकर सामान लूंगा, फ्री थोड़ा लूंगा। अब मेरे कोई स्टूडेंट है, मैं उनकी दुकान पे जाता हूँ, सामान लेना पड़ता है, क्योंकि पूजा का सामान है, कनन आप जानते हो, उनकी दुकान पे जाता हूँ मैं पीर मुशल्ला में,
तो जब भी जाता हूँ कहते नहीं सर रहने दो, अभी झंडे लाने थे ना श्री राम जी वाले, हाँ तो मैं दुकान पे चला गया तो वो कहता जी नहीं नहीं, मैं कहा नहीं जी पैसे देने देने, आपने मुझे पूरी फीस दी है तो मैं क्यों मना करूंगा, आपके 100-200 जैसे बनते हैं वैसे लीजिए। हाँ ये हो सकता है 10-20 कम ले लो अगर आपको लगता है ये इतनी जुर्मान है, वरना पैसे छोड़ने का कोई तुक नहीं बनता जब मैं नहीं छोड़ रहा। अब मैं ऐसे करने लग जाऊं चलिए काम करे जा, मुझे पूजा का सामान दे दिया करो, साल में कितनी पूजा करूंगा मैं चिंता में आ जाऊंगा, धक्के से मंगरे पूजा करनी पड़े, आज नहीं भी करनी तभी करनी पड़े क्यों, फीस 90,000 है तो कैसी पूरी करूंगा, तो आप वो काम ही छोड़ दिया। तो टेनेंसी शुड बी क्लियर होनी चाहिए, बोनाफाइड होनी चाहिए। नंबर 2, टेनेंट शुड हैव वोकेटेड कॉमन सेंस, जो हमारा किराएदार है घर छोड़ के चला गया होना चाहिए, वरना आप उसको घर पे रखोगे जो आपको रेंट नहीं देगा। तीसरा, सच टेनेंट शुड नॉट ऑक्युपाई एनी अदर हाउस प्रॉपर्टी ऑफ, क्या मजाक चल रहा है, आपने उसका ये घर तो खाली करवा लिया अपने से और उसको चंडीगढ़ में किराए पे दे दिया, दिमाग खराब। जब वो पंचकुला रेंट नहीं दे रहा तो चंडीगढ़ कैसे देगा, सिंपल सी बात है। जो बंदा आपको पता चल जाता है कि बार यार ये बंदा रेंट रूंट नहीं देता, तंग करता है बहुत ज्यादा, पंचकुला तंग कर रहा है, वो आपको चंडीगढ़ आ गया कि सर मैं चंडीगढ़ आपसे किराए पे ले लूं, मैं कहा भाई जय श्री राम, दूर से जवाब है तुझे देख के। कारण क्यों, जब तू पंचकुला मुझे रेंट नहीं दे पाया तो मैं यहाँ पे क्यों रेंट पे दूंगा, तो मैं उसको कभी भी दोबारा प्रॉपर्टी किराए पे नहीं दूंगा। और आपने उसके खिलाफ कोई रीजनेबल स्टेप लिए हों, जैसे उसको लीगल नोटिस भेजना, या बच्चों को मैं क्या कहता था, या उसने आपने उसका बच्चा किडनैप कर लिया, या उसकी बीवी को कैदी कर लिया, तुझे मार देंगे जान से, नहीं ऐसा नहीं करना, ठीक है ना, अभी वसूली भाई बन जाओ कि वैन वून लेके उठा के लेके उसके बच्चे, चले रेंट दे वरना तेरे बच्चे मार देंगे, ऐसा नहीं करना। तो रीजनेबल स्टेप्स यू शुड हैव टू बी टेकन, जैसे सर मैं लीगल नोटिस भेज चुका, मैं उनको 2-3 बार इन्फॉर्म कर चुका, 2-3 बार ये काम कर चुका, फिर तभी बंदा को स्टेप लेता है ना, आप पहले ही नहीं उसको गलत मत बोल सकते। तो यू हैव टू फर्स्टली फॉलो द लीगल एक प्रोसेस है। अगला, एज पर आईटीआर फॉर्म अनरियलाइज्ड रेंट कैन बी रिड्यूस्ड फ्रॉम द, जी तो आप जीएवी से ही पहले उसको क्या करेंगे, माइनस, हाँ बट पहले कंपेयर होगा, जीएवी में आते हुए जीएवी से माइनस करके फिर आगे। एरियर इट मींस कॉमन सेंस है, एरियर का मतलब क्या होता है, बकाया, बैलेंस। अब एरियर क्यों रहता होगा, कॉमन सेंस है, या तो कोई डिस्प्यूट हो गया होगा, मैं इतना रेंट दूंगा, मैं कहा नहीं बात इतने में हुई थी, तो कोई भी कारण हो सकता है, तो उसने साफ बोल दिया अंडर एनी डिस्प्यूट। अब मजा लो, अगर कल को कोई रिकवरी हो जाती है अनरियलाइज्ड की या एरियर की, देखो आपने पहले सरकार से क्या रिक्वेस्ट करी कि मेरा रेंट नहीं आया तो कृपा करके रेंट में से माइनस किया जाए, तो मैंने आपकी बात सुनी ना, कल को आपको रिकवरी हो जाती है, बात फिर हुई दिमाग में सर अब तो मैं कामकाज भी छोड़ चुका इस प्रॉपर्टी वाला, तो सरकार को कैसे पता चलेगा कि मुझे रिकवरी हुई है, मैं कहा आप खुद बताओगे, सर मैं क्यों बताऊंगा, फिर भी बात, मैं तेरे अकाउंट में पैसे आएंगे, आपके अकाउंट में जब पैसे आएंगे तो यू हैव टू प्रूव इट, ये एंट्री कौन सी है, ये एंट्री किसकी है, किसने जमा कराए हैं, तो मुझे उसको रिकवरी ऑफ रेंट दिखाना पड़ेगा, और सरकार मुझसे उस साल, जिस साल क्या होगी रिकवरी, दोबारा मुझ पर टैक्स लेगी, और उसका कितने परसेंट, 70, क्योंकि 30% तो वैसे भी आपको उसका क्या मिलता, स्टैंडर्ड। सरकार देखो अपनी बातों में पक्की है यार, अपनी बातों में पक्की है, तब भी मिलता मैं तब भी 30 माइनस करता, अब मिल रहा है अब भी 30 माइनस करूंगा। पढ़िए, recovery is taxable in the year in which is recovered under the house property whether the assessee is the owner of the house property or not। चाहे मैं यशिक उस घर को बेच भी चुका, मैं कह रहा फ्लोर ही बेच दी, क्या झंझट काम रेंट रूंट वाला, मैं फ्लोर ही बेच दी, चाहे बेचती हो, इवन यू आर नॉट द ओनर ऑफ दैट हाउस प्रॉपर्टी, अगर कल को आपको रिकवरी होती है पर वही बात आगे कैश या बाय चेक, तो आपको उस पर टैक्स देना पड़ेगा। और एनी एक्सपेंडिचर जो इंकर करोगे वो सब इग्नोर, रिकवरी के लिए कोई केस कोस वकील एडवोकेट हायर किया, कुछ भी खर्चा क्लेम नहीं होगा, तभी तो 30 दिया आपको मैंने वो। और सीधा रिकवरी का 70% गलत मत बोलना, टैक्स नहीं है, टैक्सेबल अमाउंट है, उसको आपकी इनकम में ऐड करेंगे। मान लो 50,000 देगा कोई, 50,000 का 70%, 35 इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ असेसी, टैक्स नहीं है ये, इतना टैक्स दे कहां जाएंगे, ये टैक्सेबल वैल्यू है। अब केस क्या लगा, यही सेम केस 3 केस रिपीट होते हैं किसमें जाके, पीजीबीपी में, रिगार्डिंग द कंसेप्ट ऑफ बैड डेब्ट्स, रिगार्डिंग द कंसेप्ट ऑफ बैड डेब्ट्स। क्या, मैंने अनरियलाइज रेंट की रिक्वेस्ट डाली शालिनी 60,000 रुपए, किस साल की, 10/11, मैं किसको बताऊंगा, एओ असेसिंग ऑफिसर, हर सेक्टर के, हर शहर के एओ फिक्स हैं, पंचकुला में 2 सेक्टर में डिपार्टमेंट है, आईटी डिपार्टमेंट, आप वहां जाएंगे, वहां लिखा हुआ है बाहर वार्ड नंबर 1 कमरे के बाहर, वार्ड नंबर 2, वार्ड नंबर 3, मैं ऐसे ही चला गया, किसी के पास जाके बैठ के रोना शुरू कर दिया, मैं गरीब आदमी हूँ, वो कहते भाई देख के रो, तू किसके आगे रो रहा है, मैं कहा क्यों क्या प्रॉब्लम हो गई, कहता तू कौन से सेक्टर से आया, मैं 10 सेक्टर से, बस तेरा वार्ड फिर 3 में बैठता है साले, तू एक के आगे रो रहा है जाके, मंदिर किसके आगे रोना है वहां जाके बैठ, यहाँ आगे भी रो रहा है, मैं अच्छा मेरा एओ भी और है, सबके एओ डिफाइंड है,
ये नहीं कहीं आगे जाके। मुझे अलाउड बाय एओ कहता कितना जल्दी बोलना जी 35। यहाँ पे कट आउट लेते हैं सर, ये नहीं है नोट्स में, ये है नहीं। हाँ कोई नहीं, अब यहीं से देख लो कनिका, फिर इसको यहीं से देख लो, छोटा सा ही पॉइंट है ये, बैड डेट्स का ही पॉइंट है सेम। तो सुनना, देख लो यार भाई, घर बैठ के बोल रही है, तुम सामने बैठ के नहीं बोल रहे हैं, तुम जहाँ जोश में आके देख, तुम यहाँ देख रहे हैं। तो मैंने एओ को कहा कि 60,000 मुझे रेंट नहीं आया, मैंने तो कहना था। एओ कहता मैं नहीं मानता, मैं मानता हूं कि तुझे 35,000 नहीं आया, 35। वह पहले सोचोगे ये क्या सीन है, मैं कह रहा हूँ जब जैसे मैं किसी को कहूँ कि मेरा 60,000 का नुकसान हो गया, तो कहता एओ कहता नहीं, मेरे अकॉर्डिंग 35 का हो। अब क्या बहस कर सकते हैं, ऑफिसर है, ठीक है सर आपकी मर्जी। कल उसने मेरा कितना खर्चा अलाउड नहीं करा ये बताओ। वो कहता 25,000 तो झूठ बोल रहा है, ये डिस अलाउड करो, है ना, 35,000 माइनस करो, बाकी पे टैक्स दे। मैंने कहा ठीक है, नो इशू। कल को रिकवरी हुई, कितने की, 52, सरकार आ गई, आओ सर रिकवरी हुई है इसका 70%, यू हैव टू पे टैक्स ऑन इट। मैं रुक जा रुक जा, जल्दबाजी ना कर। इस 52 में मैं कहूंगा 25,000 कौन सा है, डिसअलाउ, जो तूने अलाउ नहीं किया था। कि मेरे अकॉर्डिंगली, अब मुझसे तो पूछो ना पहले, मैं तेरी सुनिए मेरी सुन। इस 52 में 25 तो वो है जो तूने डिसअलाउड कर दिया था, तूने खर्चा माना ही नहीं था, फिर तेरे अकॉर्डिंग जो पैसे मरे ही नहीं, रिकवर कैसे हुए, समझे। अभी जो पूछते हैं दोस्त में तो मिलते हैं, और तू जिंदा है, ऐसे पूछते हैं, वैसे नहीं ऐसे नहीं पूछते, कारण क्यों लगा मैं मरा कब था, लगा ऐसे पूछे जिंदा है। अब कहते हैं हाँ भाई कैसा है, ठीक है ना, ऐसे पूछते हैं, भाई भाई तू जिंदा है, ये सब पूछेंगे, मरा होगा तो जिंदगी में पूछेंगे। तो सेम 52 की अगर कल को रिकवरी होती है तो मैं कहूंगा 25 तो इसमें से वो वाला है जो तूने अलाउ नहीं करा। तो कहता तुझे कैसे पता ये 25 वो वाला, मैं तुझे कैसे पता था कि 25 नहीं। तब दोनों बात फंस गई। तो इस केस में ये सेम पॉइंट आता है बैड डेट्स में, पीजीबीबी। मैं कहता हूँ इतना बैड डेट्स हुआ, वो कहता है मैं नहीं मानता, मैं कहा ना मान, कोई चक्कर नहीं, कल को रिकवरी होगी फिर मैं नहीं मानूंगा, सिंपल सी बात है। वो दोनों पे पास इस चीज का कोई एक्सक्यूज नहीं है। तो मैंने नेट रिकवरी सरकार को क्या बताई, 27, उस 27 का 70% कितना हुआ, 18,900। इसको मेरी इनकम में क्या कर दिया जाए सर, ऐड कर दिया जाए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। कल को मैंने फिर बोला सरकार, अनरियलाइज्ड कितना, 50। डिसअलाउड अर्लियर, सरकार ने ही कितना डिसअलाउड कर दिया था, 22। नहीं मान रहे 22 को ना, बाकी मान रहे होंगे, छोड़ो। रिकवरी कितनी हुई, तो मैं कहूंगा जी उस 45 में से समझो बात को, 22 तो वही है, तो रिकवरी कितनी हुई 23। 23 का 70% कितना हुआ, 16,100। तीसरा केस, मैंने कितना बैजेट्स मांगा, 10। अलाउड ही कितना करा ये बताओ, तो कितना अलाउड नहीं करा ये बताओ, 30 अलाउड नहीं करा। कल को रिकवरी कितनी होती है ये बताओ। तो मैं कहूंगा जी समझो बात को, ये 18 सारे का सारा किससे है, उस 30 से जो तूने मुझे क्या करा था, डिसअलाउ। सिंपल सी बात है, जो मुझे कभी खर्चा क्लेम नहीं हुआ तो उसमें आज मैं टैक्स क्यों दूं, सिंपल। तब तूने खर्चा क्लेम नहीं करा था, आज मैं इनकम क्लेम नहीं करूंगा, दोनों बराबर हो गए। तो इस चीज में नील हो जाएगा। इन सारे खर्चे का आपको कोई बेनिफिट नहीं मिले वाला, एक बार नाम कर लीजिए। रिपेयर, सोसाइटी, पार्किंग पे भी करते होंगे, सोसाइटी में रहते हैं हम लोग, तो इंश्योरेंस चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर, लिफ्ट, क्योंकि इन सब के लिए इनका उस्ताद आ चुका है, कौन सा, 30% स्टैंडर्ड ऑफ किसका, एनएवी, डन। ये है आपके बुक में कंसेप्ट, पक्का हो, अच्छा कंसेप्ट है ये, कंसेप्ट ऑफ वैकेंसी का है। मैं नहीं यहाँ पे आईसीए के अकॉर्डिंग पढ़ाऊंगा, मैं तो अपने अकॉर्डिंग चलता हूँ, इसको इस तरीके को लेके ये डायग्राम बनाता हूँ मैं तो हर बार। ई आर ए आर वी आर, क्या नाम है, ई आर ए आर वी आर। खाली घर रहने को ही वेकेंट कहा जाएगा। अगर मैं कहूँ जी 10 महीने किराए पे रहा, 2 महीने खाली नहीं, मैं खुद रहने लग गया, तो वो एसओपी है, 2 महीने खाली नहीं है, उसको वैकेंसी मत मानना। चलो खाली पड़ा था मैं यूज कर लिया, ये थोड़ा हो गया, ये फ्री पड़ा था चलो मैं यूज कर लेता हूँ, नहीं नहीं ऐसा नहीं। वेकेंट मीन्स वेकेंट, ओके ना। वो तंग करेगा, 2 महीने वेकेंट है, 2 महीने अनरिलाइज्ड है, फलाना है, बहुत कुछ बोलेगा। पर इसकी प्रैक्टिकलिटी जब हम करेंगे देन आपको सारी क्लैरिटी आ जाएगी कि वो कैसे कर रहा है। तो फॉर्मूला क्या है, ई आर, अगर आप देख पा रहे हैं ई आर, यहाँ पे मैं ऐसे लिखता हूँ ए आर, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ वी आर। अब कोई भी डायग्राम उससे देख सकते हैं, जैसे मैंने पहली डायग्राम लिखी हुई है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू का साइन, क्या साइन है, ग्रेटर देन, ए आर प्लस वी आर, दोनों जोड़ के देखो, 10 महीने किराए पे था, 2 महीने खाली था, रेंट तो जोड़ ही दोगे आप, जोड़ करके या इक्वल टू ग्रेटर आते हैं किसके,
ER के, ER आप जानते हैं कैसे आया था, म्युनिसिपल और फेयर हायर, उसको कंपेयर किया किससे, स्टैंडर्ड, कौन सा आया, लोअर, तो ER तो पता है, तो इसको इस डायग्राम को पुट करो, तो जो भी देखो अगर ग्रेटर आए ER क्या है, मतलब लेस देन बोल दो उल्टा, या AR प्लस VR मिलके दोनों क्या बन जाते हैं, ग्रेटर या इक्वल टू, तो आपका AR ही मेरे क्वेश्चन में क्या कहलाएगा, GA। देखो मैं नहीं जानता आपको क्या कंसेप्ट आता है क्या नहीं आता, वो आपका काम रहेगा, और अब दोबारा स्टार्ट करा है, किसी भी क्वेश्चन में इसको लगा के देख लेना, ना लगे तो मैं जिम्मेवार। और अब उल्टा होता है, मैं पढ़ा रहा हूँ बीबी सर की समरी, क्वेश्चन कराता हूँ ग्रीश हो जाके, इनको कराए हैं बच्चों को, एक एक क्वेश्चन तक मैच हुआ। कोई लॉ अगर ठीक है तो आपको क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं, ये प्रूव भी कराया है, ये नहीं कि बीबी सर का कंपाइलर वगैरह जो है ना, मैं उनका बुक नहीं कराता, वो छोटे क्वेश्चन है, कम क्वेश्चन उनकी बुक में। ग्रीश हो जाके कराए हैं 60 तो कैप्लगन के कराए हैं, ये पहले सीखो कि कैप्लगन है क्या, पीजीबी बेसिक सीखो, हमें बेसिक आता नहीं, सीधा हाई फाई सीख रहे हैं मॉड्यूल से, स्कैनर से नहीं, बट अब स्कैनर करना पड़ेगा ड्यू टू टाइम शॉर्टेज, पहले होते तो पोस्ट कोडिंग कराते, बट अभी भी कहूंगा कुछ चैप्टर्स के बेसिक्स आपको देखने चाहिए, व्हाई वी आर इंडेक्सिंग इट, वाई कैप्लगन में क्यों लिख रहा है, जब बेस नहीं आता तब तक आप बहुत पीछे, और किसी भी चीज को हमेशा मानता हूँ कभी इतनी देरी नहीं होती होगी उसको हम टाइम से रेक्टिफाई नहीं कर पाए, बट आप अभी भी नहीं कर पाए, फिर आपका काम खराब है, तभी आप 3 3 पेपरों पर थोड़ा ज्यादा फोकस कर रहे हैं कि इसी पे दिन रात मेहनत करो, कभी तैयारी पूरी नहीं होती जी, या आप कहते नहीं मेरी तैयारी फुल है, नहीं, फिर भी कुछ ना कुछ तो कॉर्नर छूट ही रहा होता है, बट हम चाहेंगे कि वो इस तरह से हो, अभी से ज्यादा टाइम लेके, ठंड भी बहुत है, घर बैठ के रजाई में जैसे भी क्लासेस प्रॉपरली कवर करके 15-20 फेब तक जितना मेजर मेजर पार्ट आप खत्म कर लेती हैं, आपको मजा आएगा बाद में, GST खत्म कर दीजिए, टैक्स में और अकाउंट में लगाऊं पीछे, लॉ डेली चैप्टर पकड़ो, क्लास पकड़ो, देर सबकी स्पीड 1.25 पे जैसा भी करके कान में हेडफोन लगाओ, खत्म करो बस, चाहे दोबारा ही सुन डालो, पढ़ा भी हुआ दोबारा सुन लो, कारण कुछ ना कुछ तो प्लस आपको मिलेगा, मेरी गारंटी है, और तो बुक भी आपके लिए अरेंज कर दी, उस बुक के ऊपर लिखो पूरा दबा के, ज्यादा से ज्यादा लिखो, और आपको ग्रंटेड नंबर मिलेंगे एग्जाम्शन के साथ, गारंटी है। जब वो ग्रुप आपका पास हो गया, मई में ही हम इस बार ग्रुप 2 स्टार्ट कर रहे हैं, पहले स्टार्ट ही नहीं करेंगे, इस बार करेंगे ही ग्रुप 2 में, मई में जाके आराम से फ्रेश, क्यों पुरानी रिकॉर्डिंग पढ़ोगे कॉस्टिंग की, क्यों पुरानी रिकॉर्डिंग करोगे FM की, अच्छा रिकॉर्डिंग ही करनी है फिर तो मेरे पास पढ़ी है, जब मर्जी ले जाओ, पर अगर फेल हो गए दोबारा, फिर मेरा मन जा टूटेगा कि मेरे पास आके फेल हो गए, फिर मैं वो नहीं चाहता, थोड़ा देर कर लेंगे, क्या चक्कर होगा, अभी तो देरी करी है, थोड़ी देर और सही, तो 6 महीने में करके प्रॉपर पास करो, श्योरिटी से पास करो, और 3 पेपर हैं, 150 नंबर लेने हैं यार, ग्रुप की एज बना के चलोगे 60 50 50, जो भी सेम बनता है 160 180, टारगेट सोचोगे तो अपने आप आएंगे, और वो GST के आने से बड़ा बेनिफिट हुआ है, थ्योरी याद ही तो करनी है, खा जो यार, उसके क्वेश्चन, विशाल भट्टर नाम सुना होगा आपने, उनका क्वेश्चन समरी मैं अपने एंड पे नया मंगाऊंगा, आपको स्कैन कर करके भेजूंगा, उससे क्वेश्चन कर दो, पेपर के आगे नहीं करने होते क्वेश्चन, इतना टाइम थोड़ा हमारे पास, पेपर के आगे तो GST लॉ पढ़ा जाए, बहुत बड़ी बात है, और उसको भी पढ़ने का स्टाइल बताऊंगा, आपने रिफाइन कैसे करना है, फालतू नहीं पेज पढ़े या नहीं, एक बार पढ़ोगे मैं कटिंग कराता हूँ क्लास में, ये काट दो, ये छोड़ दो, ये काट दो, इसका फायदा नहीं, मेन मेन, हाँ ICI नहीं छोड़ के जाना, GST में अगर नंबर आपको 40 चाहिए, मैं आपको पहले बोल रहा हूँ, 50 में 40 या 45 चाहिए ना, बस आज ही कसम खा लो कि चीज की, जिसको पता ना, आपके छोटे तो कहते थे कि मुझे पता चल जाए पेपर किस बुक से आएगा, मैं पागल हो जाऊंगा, पूरा पढ़ दूंगा, खा जाऊंगा, GST पूरा का पूरा आपको सही बता दूं, ICI में जितनी एग्जाम्पल्स हैं, जितनी इलस्ट्रेशंस हैं, उससे बाहर नहीं आएगा, आज ही आपको कह दूं, उसी के अंदर से मिलेगा, एक्सेप्ट पहला क्वेश्चन जो कंपलसरी आता है, वो थोड़ा अपना ड्राफ्ट करते हैं वो अपने अकॉर्डिंगली प्रैक्टिकल बना के, बाकी सारा डिटो कॉपी विद क्वेश्चंस आपको कहां से मिलेगा, मैट, मैट छोड़ के नहीं जाना, अगर वही प्रॉपर कवर नहीं करा फिर नंबर नहीं आएंगे, मैं पहले कह दूंगा, और टेस्ट मेरे होंगे भी ICA के अकॉर्डिंगली, मैं वही टेक्स्ट का लेवल रखता हूँ, जिनको पूछ सकते हो आप लोग, जिन्होंने 3 3 पेपर दिए हैं, वही लेवल रखता हूँ टेक्स्ट का जो नॉर्मली ICA का होता है, पहले ही बाउंसर, ये नहीं कि पहले ग्रीशोजा डाल दिया, पहले कहां से, ना बी प्रिपेयर फॉर दैट कि ऐसे ही पेपर आएगा, माइंड सेट रख लो कि पेपर ऐसे ही आएगा, ऐसी बातें करेगा, आप अटेम्प्ट करना सीखो, उसको MCQ अटेम्प्ट करना सीखो, अटेम्प्ट करोगे तो 40 50 तक पहुंचोगे, तो चौथी बार जो पेपर दोगे फाइनल्स, आपका डर खत्म होगा कि हाँ ऐसे ही होता है भाई, सर भी तो ऐसे करते थे, अकाउंट्स का वैसे ही 60 नंबर के AS, 40 के नंबर के चैप्टर की आपकी कैसे वेटेज बनती है, पास होते हो 50 60 करके, कैसे होते हो, लॉ में वही सिस्टम, 3 चैप्टर नए आए, उसमें से 20 से 25 नंबर का पेपर, 30 नंबर का पेपर, 60 का फॉर्म कंपनी लॉ, तो कैसे आप उसको मैनेज करते हैं, बट क्लासेस कंटेंट पूरी होनी चाहिए, क्योंकि आपके केस में क्या होता है, जो नए बच्चे हैं, मुझे यही नहीं पता आपने पढ़ा कैसे हुआ है, मेरे वाले बच्चों का मुझे पता है उन्होंने पढ़ा कैसा हुआ है, कोई कमी है तो नंबरों में कमी है, नॉट कि 120 130 140 नंबर है, ये नहीं है, वो 190 वाले हैं, 180 वाले हैं, 185 वाले हैं, क्यों 15 नंबर 3 पेपरों में 5 5 की मेहनत करेंगे,
क्रैक हो जाएंगे ना, तो चाहिए ही 150, तो बड़े आराम से मेहनत होगी, बट सोच के। क्लियर? देखिए, अगर ER ग्रेटर देन है तो ER ही आपका क्या बन जाएगा, जल्दी बोलना, GAV। तो ये एग्जांपल्स करने की है आपकी बुक में है, तो आप देख सकती हैं, वैसे जरूरत नहीं पड़ती। जैसे कि मान लो मंथली रेंट सैलरी क्या है 20,000, तो आप समझ सकती हैं 20,000 इंटू वैसे 12 क्या होता है 240। एक्सपेक्टेड क्या है बच्चे हर्षिता 192। कहता वैकेंसी मान लो क्या है, जल्दी बोलना 3 मंथ्स। मैं इस डेटा को, इसका आंसर मत छोड़ दो, इस डेटा को कैसे यूज करूंगा ध्यान से देखना। मैंने जाते ही ना ऐसे ऐसे थोड़ी स्पेस देके ऐसे 3 फिगर लिख दी, साइन ही लगाया, मैंने साइन ही लगाया। एक्सपेक्टेड क्या दिया हुआ है जल्दी बोलना 192। वैकेंसी कितने महीने है 3, कितने महीने का कराया था 20,000 महीना, तो 3 महीने का कितना होगा 60। अगर 3 महीने वेकेंट है तो किराए पे कितने महीने रहा 9, 9 इंटू 20 कितना होता है 180। आप मोटा मोटा देख पा रही हैं कौन सी साइड बड़ी लग रही है आपको, उधर वाली। तो 180 ये वाली, ये AR प्लस VR आपको क्या लग रहा है बड़ा, ये साइन है। जब ये साइन होता है तो याद करो AR ही हमारा क्या बन जाता है, खत्म, खत्म। जब GAV आ गया फिर तो काम ही खत्म हो गया। कोई GAV के बाद माइनस क्या करोगे MT, माइनस क्या करोगे NAV, NAV में क्या माइनस करोगे 30%, फिर माइनस क्या करोगे इंटरेस्ट ऑन लोन, आंसर आ गया, खत्म, दैट्स इट। अगला सेम ऐसे ही है, जानबूझ के सर ने एग्जांपल क्या ली 3,000 रुपए महीना, बड़ी छोटी एग्जांपल, कोई बात नहीं, फिर क्या हो गया। एक्सपेक्टेड कितना जल्दी बोलो, वो अब देख ही रहा है वैसे 3,000 महीने के हिसाब से, तो 12 भी करूं तो 36 बनता है यार, इतना सोचो। तो ग्रेटर ही कौन सा आने वाला है ये, तो यही हमारा क्या बन जाएगा GAV। नेक्स्ट हमने जानबूझ के बराबर रखा, जैसे एक्सपेक्टेड क्या है 3 लाख, मंथली क्या है 25,000, 25,000 इंटू 12 भी करूं तो विशाली कितना बनता है 3 लाख, तो जानबूझ के रखा है ना बराबर। जब बराबर भी होता है तो याद करो AR ही आपका क्या बन जाता है GAV, तो 225 इज योर GAV। नेक्स्ट कंसेप्ट टिक कर दो, छोटा सा ये खत्म करते हैं। कंसेप्ट ऑफ पार्टली लेट आउट, क्या वर्ड है पार्टली, बॉक्स करो इस वर्ड को स्टार मार्क करके। एरिया वाइज अलाउड है, मैं लड़ाई नहीं कर सकता इस बात पे यशिक आपसे, ये आप एरिया वाइज में प्लानिंग कर रहे हो, एरिया वाइज अलाउड है, टाइम वाइज अलाउड नहीं होता। टाइम वाइज समझते हैं, 8 महीने किराए पे दे दिया, 4 महीने खुद रहते हो, 4 महीने खुद रहते हो, 8 महीने किराए पे दे दिया, नहीं वो अलाउड नहीं है। एरिया वाइज डे 1 से अलाउड है। एग्जाम्पल दू, मेरा घर है, उसके ऊपर फ्लोर पे एक ही कमरा है, जैसे मोस्टली पंचकुला होता है, आउटसाइड पोड़ी जाती है, बाहर बाहर से हमने वो कमरा किराए पे दिया हुआ है, PG एज अ पेइंग गेस्ट, एक लड़के को बस 15-16,000 20,000 20,000 रुपए दिया हुआ है। नीचे का सारा एरिया हम बंद कर जाते हैं, ऊपर ही वॉशरूम, ऊपर ही किचन, सब कुछ ऊपर ही है, नीचे हम सब बंद कर जाते हैं, ऊपर का बाहर से सीढ़ी है। तो ये कौन सा पोर्शन हुआ एरिया वाइज, एरिया वाइज हमने डिफाइन कर रखा है, वो कमरा किराए पे है, नीचे की सारी प्रॉपर्टी क्या है SOP, वो एरिया वाइज है। मान लो 20% होगा मेरे घर का, 80% एरिया ये है। या सेम फ्लोर पे आ जाओ, इस फ्लोर पे आ जाओ, ऑफिस तक 60% पार्ट है मेरा, ऑफिस के उधर 40% है। अगर मान लो सरकार अलाउ कर देगी शायद, सर अब यहाँ पे लोग रह भी सकते हैं, तो मैं जैसे मेरे घर वाले कहती है यहीं पे रह जा करो, ये आ ही ना करो, तो मैं यहीं पे मान लो अपना बिस्तर वगैरह लगा के यहीं पे सो जाएंगे, तो यहीं पे रहें। तो मैं कह रहा चक्कर पड़ गया, यहीं पे SOP और यहीं पे LOP, तो अलाउड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मुझे उसको डिजाइन करना पड़ेगा किस तरह, सरकार को बताना पड़ेगा कि मैं बताऊंगा, सरकार नहीं पूछेगी, जो मुझे बता दो कि सर 40% मेरा क्या है SOP, 60% मेरा क्या है LOP, कोई दिक्कत नहीं है। तो इससे फायदा क्या होगा, फायदा ये होगा जो पूरी फ्लोर का रेंट था 50,000, वो 50,000 नहीं 60% 30,000, समझो बात को। तो बाकी 40% कहाँ जाएगा SOP, और SOP में तो इनकम होती ही नहीं है, तो वहां पे क्या जाएगा डिडक्शन इंटरेस्ट पूरे फ्लोर का, वहां पे 40%, यहाँ पे 60, मतलब हर जगह 40-60 होगा। सर रेशो और भी हो सकती है क्या 80-20, जो मर्जी रेशो, तो आपको 1/3 2/3 सुनिएगा। If some area of house property is let out, remaining is self-occupied, then let out portion is treated as LOP and self-occupied portion is SOP. In this case, municipal value, fair, standard, municipal interest, सब चीज का क्या होगा डिवाइडेशन, सब चीज का क्या होगा डिवाइडेशन अकॉर्डिंग टू एरिया। हाँ परसेंटेज, ज्यादातर परसेंटेज चलती है, वैसे कोई कभी आया नहीं आज तक स्क्वायर फीट वगैरह ऐसा सिस्टम आया नहीं, बट परसेंटेज ही होता है, हर बंदा बताता है 30%, 20%, 25%, बुक में क्वेश्चन है मेरी 75%, तो कोई दिक्कत नहीं, ओके। अगला, एक्चुअल रेंट शुड नेवर डिवाइड बिटवीन कॉमन सेंस, क्योंकि अगर आप किराए पे चीज लोगे समझो, तो अगला रेट भी किसका बताएगा किराए वाले का, समझे नहीं। मैं दुकान पे जाऊंगा, कोई बंदा कितना भी सामान ले रहा हो, मैं वैसे डर जा रहा हूँ कितना बिल बनेगा तेरा थोड़ा, समझे नहीं, होता नहीं, पहले डर जाते हैं हम। जैसे घर वाली मुझे कहती है कि यहाँ पे जाना है, मैं क्या पंगा पड़ गया, क्या ना
वो चीज दुकान में सोच के जा सोच रहा हूँ कि दुकान है वहाँ पे हर चीज महंगी मिलती है, सस्ता तो कुछ है ही नहीं कि वहां जाएगी और निकाली जा रही है सामान, ये भी दे दो ये भी दे दो। भाई भाई मैं क्या, मैं जा भी नहीं सकता। बाद में पता चला रखना तो एक दो, कह रही लूंगी तो एक दो, मैं हाँ शुक्र। अब होता नहीं, आप जो वेस्ट साइड जाते हैं आजकल, मैं वहां पे जाता हूँ उनके साथ, तो बैग सा देते हैं काला सा उनको कि दे जो कपड़े पे कपड़ा में है, ये सारे कपड़े लेके जाइए आज। नहीं नहीं, ट्राई करने हैं, कुछ अच्छे भी लगेंगे कुछ नहीं। शुक्र है मुझे पूछती है कि आपने बताना अच्छा लग रहा है, अगर मैं ना बिल्कुल भी नहीं, बकवास। कोई बंदा कहता है नहीं नहीं मैं तो बिल्कुल ठीक है, मैं साले मेरी करवाड़ी मैं बताऊंगा, ये तू बताएगा, सारे लोग बेच रहे स्मार्ट, उसने वो उठाया इसमें। मैं कहा भाई जो मर्जी कर शॉपिंग, 5,000 10,000 जो भी तेरा बिल बनता है, वो डिस्काउंट का कूपन है कुछ 5,000 से ऊपर 20% बर्थडे कूपन जो भी है। पर पॉइंट क्या है कि वो एरिया वाइज है, अगर आप ऐसा करेंगी तो आपको पूरा बेनिफिट दूंगा, बट एक्चुअल रेंट कभी भी डिवाइड नहीं होता है। वो एक्चुअल रेंट होता ही किसका है, उतने पार्ट का जितना पार्ट आपने क्या करा, लेट आउट। जैसे मैं किसी पूछूं ये पूरी फ्लोर का क्या रेंट है, कहता ये बताओ आपको पूरी फ्लोर चाहिए या आधी चाहिए। मैं कहा मुझे आधी चाहिए, तुम क्यों जितना कर रहे हो, पूरी फ्लोर का जो मर्जी हो, आधी का रेंट 25,000 है। मैं कहा ठीक है, अपना मन टिक गया ना। पूरी फ्लोर सुन के हम डर ही गए कि इतना रेंट कौन देगा, वो कहता सर आपको आधी चाहिए, आपके लिए मैं कम कर दूंगा। अगला पॉइंट, ये कंसेप्ट खराब है, ये है टाइम वाइज, इसका बेनिफिट नहीं मिलता, टाइम वाइज का कोई बेनिफिट नहीं है। इफ प्रॉपर्टी इज लेट आउट फॉर सम पीरियड ऑफ टाइम एंड सेल्फ ऑक्युपाइड फॉर रिमेनिंग टाइम, देन सच प्रॉपर्टी इज ट्रीटेड एज, इस बात पे मैं आपके विश्वास नहीं कर सकता कि मैं 6 महीने के लिए घर किराए पे देता हूँ फिर खुद रहता हूँ, ये क्या मतलब है। अब एक दिन भी, उसको मैं क्या बोलते हैं, एक दिन भी अगर प्रॉपर्टी किराए पे गई तो उसको हम पूरा साल ही क्या मानेंगे, टैक्सेबल। इफ प्रॉपर्टी इज लेट आउट फॉर इवन वन डे, देन आल्सो दैट प्रॉपर्टी इज ट्रीटेड एज एलओपी। ये थोड़ा होता है यार, एक दिन किराए पे दे दिया एक दिन किराए पे नहीं दिया, प्रॉपर्टी किराए पे है तो किराए पे है। हाँ एरिया वाइज डिवाइड हो सकता है, इतना पार्ट मैं जैसे कहता नहीं है, मैं जाया करूंगा जब यहाँ पे गेट हमने लगवाया हुआ, तभी यहाँ पे सेंटर गेट है यहाँ पे, वरना पूरी बिल्डिंग हटी थी, तो पहले मेरे पास हाफ फ्लोर था ये, फिर एक्सटेंड करवाया तो ये गेट अलग है, बीच में आता नहीं देखते हो खोलते हो, तो ये 60% पार्ट मान लो, दूसरा 40%। कल को मैं किसी और को रेंट पे देना चाहूँ तो दे सकता हूँ कि भाई तू उधर का पार्ट रख ले, मैं इधर का पार्ट रख लेता हूँ, सेम चीज। आइए, एसएससी ऑन मोर देन 2 खत्म करो, ऐड द ऑप्शन ऑफ एसएससी ट्रीटेड एज एसओपी, रिमेनिंग को क्या मानेंगे, डीएलओपी, खत्म करो। छोटा सा कंसेप्ट है, कंसेप्ट ऑफ क्या बच्चे, ज्वाइंट ओनरशिप। एक घर के अंजलि 2 मालिक भी हो सकते हैं। यहाँ सरकार ने आपकी बात सुनी, बड़ी अच्छी बात सुनी, मतलब आज के बाद अगर आप प्रॉपर्टी लेना चाहती हैं, प्लानिंग करनी है थोड़ी ज्यादा वाली, तो प्रॉपर्टी 2 बंदों के नाम कराओ, 3 के नाम कराओ। वैसे तो फायदा क्या है, आजकल प्रॉपर्टी सस्ती तो है नहीं, करोड़ों में है, करोड़ों का लोन भी होगा, करोड़ों के लोन के ऊपर लाखों का इंटरेस्ट भी होगा, पर लाखों का इंटरेस्ट आपको क्लेम हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे लिमिट पर ऑनर वाइज है। सबसे बड़ा फायदा, मान लो इस शोरूम पे मैं लोन ले लूँ 2 करोड़ का, तब 2 करोड़ पे 9%, 18 लाख रुपए क्या लग गया इंटरेस्ट, दोनों भाइयों के नाम पे 9 लाख दे रहे सर को, 9 लाख मुझे। सेल्फ ऑक्युपाइड में हमें कितना मिल जाएगा, 2-2, वरना क्या था दोनों घरों पे कितना था, 2 लाख। यहाँ पर ओनर कितना मिल जाएगा, 2 लाख। तो हम 3 भाई, मदर के नाम भी करा दिया उनको 2 लाख, फादर के नाम करा दिया, रजिस्ट्री करानी है 4 बंदों के नाम करा दो। हाँ इससे लड़ाई झगड़े के टाइम में दिक्कत आएगी, तो वरना कोई दिक्कत नहीं आने वाली, सिंपल सी बात है। तो ज्वाइंट ओनरशिप जिसको बोलते हैं, को ओनरशिप मींस प्रॉपर्टी इज ओन्ड बाय मोर देन वन ओनर। इन दिस केस इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इज कैलकुलेटेड कैसे बच्चे, नॉर्मली इनकम आप नॉर्मल निकालो, इनकम में ना डिवाइड करो 1/3 साहिल सर का, मतलब 50% मदर का, 30% मेरा, नहीं 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 नहीं, इनकम नॉर्मल निकालो। जब सभी इनकम आ जाएगी उसको रेशो में बांट दो, 50 30 20। पागल हो गए क्या, म्यूनिसिपल टैक्स का 50 30 20, इतना काम क्यों बढ़ा रहे हो, घर तो एक ही है, उसके मालिक 3 है, क्या प्रॉब्लम हुई। घर को एक समझो, क्वेश्चन सॉल्व करो, आंसर लॉस निकालो, उस लॉस इनकम को बांट दो, अगर इक्वल है तो 1/3, रेशियो है 50 30 20 तो 50 30 20, बट स्टार्टिंग से 50 30 20 नहीं होगा, पर ये देयर आफ्टर इट शुड बी डिवाइडेड बिटवीन ओनर इन देयर रेशियो। हाँ एलओपी डीएलओपी है तो बताया ही था, फुल इंटरेस्ट है, चक्कर ही कोई नहीं, जितना मर्जी इसको अलाउ करो। अगर एसओपी है तो 30,000 2 लाख याद आ गया, पुराना घर नया घर, इंटू 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 काटी नहीं है ये, इंटू नंबर ऑफ ऑनर्स, जितने ऑनर्स हैं उतने लोगों को। अगर हम जैसे एग्जांपल दूं, एसओपी ले लें, धीरे सर मैंने मदर फादर ने इकट्ठे होकर एक घर और ले लिया, अभी तो एक घर है हमारे पास, एक घर और ले लिया, उसके चारों ओनर बन गए, उस घर पे लोन भी ले लिया, उस घर पे लोन भी ले लिया, अब चारों उसके मालिक हैं, चारों एसओपी क्लेम करेंगे और चारों उस लोन को इंटरेस्ट भी क्लेम करेंगे, कितना कितना, 2 लाख मेरे घर का था ही था, उस घर का भी कितना कितना आ जाएगा, 2-2 लाख रुपए। ये पॉइंट, ये मैक्सिमम पॉइंट है, यहाँ पे एक प्लानिंग है को ओनरशिप केस में, यहाँ पे जो लिमिट है इंटरेस्ट की वो पर ऑनर वाइज है। अगला पॉइंट,
ये छोटा सा कंसेप्ट है, काम तो नहीं आता वैसे, ऐसे ही खत्म करिए इसको। कॉम्पोजिट रेंट कभी सुना है? क्या होता है कॉम्पोजिट रेंट? जब आप रेंट के साथ कुछ अदर चीजों के पैसे भी देते हैं, अदर अमेनिटीज, फर्निश्ड हाउस, सेमी फर्निश्ड हाउस, वो चीजें। कॉम्पोजिट रेंटेबल हाउस प्रॉपर्टी प्लस रेंट ऑफ अदर एसेट। एग्जांपल कहता जी, अगर तो एग्रीमेंट सेपरेट बन सकता है सीधा, जैसे मैं कहूँ जी मैं तो आपको घर दूंगा जी, देखो फर्नीचर फर्नीचर आप लाओगे, अरेंज कराने में हेल्प कर दूंगा, बट एग्रीमेंट अलग अलग है। तो रेंट ऑफ हाउस प्रॉपर्टी किसमें जाएगी? टैक्सेबल अंडर IFPHP, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में। अगर रेंट ऑफ अदर एसेट भी लेता हूं, मैं आपसे लेता हूं बट मैं अरेंज करा दूंगा, तो वो दो जगह जा सकती है अंजलि, या तो अदर सोर्स या कारण। अगर किराए पे देना मेरा काम हुआ, बिजनेस पे मेरा काम है भाई साहब, पीजी का एसेट्स लेके देना, फर्नीचर, टीवी, फ्रिज, एसी, आता नहीं बच्चे आते हैं, कूलर, उनको अरेंज करवा के देना, मेरा बिजनेस है सर, ओल्ड फर्नीचर में डील करता हूँ मैं, तो वो पीजीबीपी जाएगा मेरी। अगर मैं वैसे ही अरेंज करा देता हूँ किसी के कहने पे, तो मेरी कहाँ जाएगा? अदर सोर्स। हाँ, खर्चा भी तो होगा, मैं भी तो किराए पे लेके दूंगा। हाँ, मैंने ये हो सकता है 1000 रुपए किराए पे लिया, आपको 1500 बोल दिया, ये हो सकता है 500 आपसे कमा लूंगा, ये छोटी सी बात है, और तो कुछ नहीं। अगर एग्रीमेंट इकट्ठा नहीं बन सकता, अलग अलग नहीं बन सकता, फिर कभी भी हाउस प्रॉपर्टी नहीं जाएगा, वो ऑलवेज कहाँ जाएगा? या तो पीजीबीपी या अदर सोर्स। जैसे पीजी इनकम, पीजी इनकम में कभी भी खर्चा अलग अलग नहीं होता। पीजी का मतलब ही क्या होता है? घर भी मिलेगा, कमरा भी मिलेगा, खाना पीना भी मिलेगा, ये भी मिलेगा, कटा पैकेज है 15,000। अब उसमें कैसे एग्रीमेंट बनाऊंगा? घर का, फर्नीचर का, खाने का, कपड़े का, कितने एग्रीमेंट बनाऊंगा मैं? पॉसिबल ही नहीं है। तभी वो लोग कभी हाउस प्रॉपर्टी में उस इनकम को क्लेम ही नहीं कर सकते। उनके लिए या तो वो बिजनेस है, शी और ही विल क्लेम बिजनेस, या फिर अदर सोर्स की कभी कभार कर लेते हैं, कभी कभार नहीं करते हैं। आगे, इफ लेट आउट प्रॉपर्टी नॉट फिजिबल विदाउट अदर एसेट, देन टोटल रेंट ही कहाँ टैक्सेबल होगा? जल्दी बोलना। बिजनेस में या अदर सोर्स में। कहता है अगर मान लो प्रॉपर्टी इसके बिना पॉसिबल ही नहीं किराए पे लेना। एग्जाम्पल के लिए बहुत प्यारी एग्जाम्पल है, होटल। आप होटल में जाती हैं, वहां पे कहती हैं बेड तो हमारे पास है, ये बेड की जरूरत नहीं है, उसको उठा दो, हम लेके आए हमने मंजे वगैरह, ऐसा होता है। ये नहाने की तो हमें जरूरत है नहीं, वाशरूम तो बंद ही कर दो, ये हम तो वैसे ही आए हैं 2 घंटे के लिए, अगर दिमाग में फर्क है। या हम तो बड़े बच्चे हैं, हम तो टीवी देखते नहीं, उठा के जो है उठा लो, दिमाग में फर्क पड़ गया। ये एसेट्स के बिना पॉसिबल ही नहीं है, समझो बात को। रीजन, तो वहां पे मैं आपको होटल रूम दे रहा हूँ, तो उसमें टीवी, फ्रिज, और छोटा सा फ्रिज रखा होता है, या क्योंकि खाने पीने का सामान रखा होता है, बच्चे जाके लिफाफे फाड़ देते हैं, जाओ, वो पैसे वाला होता है, फ्री नहीं होता वो। रीजन इज दैट वो होटल है, वहां पे चीजों के बिना पॉसिबल ही नहीं। कमरा हम आपको यूज नहीं करना, यहाँ यूज करिए, तो वो कभी भी हाउस प्रॉपर्टी में क्लेम नहीं होगा, या तो अदर सोर्स या पीछे। लास्ट पेज मेरी तरफ से डीएम्ड ऑनर, वैसे ही कंसेप्ट है उसका, है क्लबिंग का, याद आ गया। अगर वो इंडिविजुअल ट्रांसफर करता है हाउस प्रॉपर्टी अपने स्पाउस को विदाउट कंसिडरेशन और इनएडिक्वेट, देन उसी इंडिविजुअल को उसका क्या माना जाएगा? डीम्ड ऑनर। हाँ, प्रॉपर्टी दे दो मिसिस को, बट आप ही को मालिक मानेंगे, टैक्स भी आपसे ही लिया जाएगा। ओके, एक्सेप्शन क्या है? लीव अपार्ट, अगर डिवोर्स है, केस है, ये सरकार ने ऑर्डर करा है, उसको अलग रहने के लिए घर लेके दिया है, आप कहते हैं तू तो प्लानिंग करके मत, दिमाग खराब है, मेरे घर वाले छोड़ के चली गई, तो कह रहा प्लानिंग कर गया, तो वहां कोई प्लानिंग नहीं है। अगर वो लीव अपार्ट का केस है, तो वहां उसमें कोई प्लानिंग का पार्ट नहीं है, तब वहां पे हम क्लबिंग नहीं करेंगे। अगला पॉइंट क्या है? खत्म। माइनर चाइल्ड, इफ एनी इंडिविजुअल ट्रांसफर हाउस देता है किसको? माइनर को। अदर देन डॉटर, डॉटर को नहीं देते। तभी आपने देखा होगा अपने रीति रिवाज में, लड़कियों की शादी में आप उसको पैसे दे देंगे, ज्वेलरी दे देंगे, वो अपना कुछ भी परचेज कर ले, प्रॉपर्टी नहीं देंगे। प्रॉपर्टी नहीं देंगे, कारण क्यों? उसकी शादी के बाद उस प्रॉपर्टी पे हक उस परिवार का शुरू हो जाएगा, ना कि हमारा। उस लड़की के आगे भाई हैं, वो उस प्रॉपर्टी का क्या करेंगे? प्रॉपर्टी तो आपके पास चलेगी, आपकी डेथ के बाद, लेडी के बाद उसके हस्बैंड का हक है, वो दूसरी फैमिली से हैं, उनके आगे बच्चों का हक है। इधर तो खत्म हो गया, तो हमेशा उसको क्या कहा जाएगा? चाहे लड़की मालिक है उस प्रॉपर्टी में, वैल्यूएशन करवाओ, प्रॉपर्टी कितने की? 3 करोड़ की है, तेरा हिस्सा 1 करोड़ बनता है, ये चक 1 करोड़। पैसे नहीं मार रहा, पैसे दूंगा, ज्यादा ही दे देंगे, बल्कि लड़की का हिस्सा है, बट तुझे प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी। वो प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन होनी है 4 करोड़, 5 करोड़, अगर तुझे दे दी प्रॉपर्टी, पर उधर शादी के बाद तेरा हक शुरू हो गया, उधर शुरू हो गया, इधर कोई हक नहीं है। दैट्स वाई, तो फॉर विदाउट कंसिडरेशन और एडिक्वेट, देन सच इंडिविजुअल ही उसका क्या माना जाएगा? ऑनर। माइनर चाइल्ड में अगर आप माइनर के नाम करते हो, आप ही को ऑनर मानेंगे, ना कि माइनर को। बट एक्सेप्शन क्या है? मैरिड माइनर, मैरिड डॉटर। कोऑपरेटिव सोसाइटी में एक्चुअली कैपिटल गेन का पॉइंट है, शेयर होल्डर ही उसका डीम्ड ऑनर माना जाएगा। होता क्या है, जब आपको ट्रांसफर की डेफिनेशन पढ़ाऊंगा कैपिटल गेन में,
by becoming a member of a cooperative society. You have to enjoy a immovable property rights. आप इमूवेबल प्रॉपर्टी के राइट्स एंजॉय करते हैं, तो वहां पे कोऑपरेटिव सोसाइटी का आप ही को डीम्ड क्या माना जाएगा? ऑनर। जैसे एक कमरा आपको अलॉट कर दिया जाता है एक्चुअली में, ये कमरा आपके पास है, आप इसको किराए पे दो, जैसे भी करो, आप एंजॉय करो, जो मर्जी करो, तो कमरे के मालिक आप ही माने जाते हैं, ना कि वो सोसाइटी। दैट्स वाई उसका पॉइंट है, बट हमारे सिलेबस में इसका कोई लिंक नहीं है। होल्डर ऑफ किसी इम्पार्टिबल एस्टेट, जैसे एचयूएफ में होता है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, वो खानदान प्रॉपर्टी पड़ी है, जब इसके अभी वारिस में आपका नाम आता है। ये अमेंडमेंट है जी। पूरी कहानी मतलब जीरो तो है नहीं, कहानी क्या है, पूरा थ्योरी बना रहा है, मजा लगे सुना रहा है। हमने 2 घर क्यों माफ करे? पहले एक घर माफ करते थे, कारण बड़ा सिंपल है। कहते एक घर पहले उस जगह के पास होता है जहां पे आप रहते हो, दूसरा घर आपको आजकल इस वजह से लेना पड़ता है ड्यू टू एम्प्लॉयमेंट, ड्यू टू जॉब, ड्यू टू बिजनेस। या मैं अपनी बात करूं, मैं समाना से हूँ, पटियाला से हूँ, एक घर मेरा वहां पे है, वहां पे रहते थे इतने साल, 25 साल 26 साल वहीं पे रहे हूँ। अब यहाँ पे आ गए कामकाज के चक्कर में, बिजनेस के चक्कर में, यहाँ पे भी घर लेना पड़ गया। तो 2 घर का प्लानिंग ये थी, और कोई प्लानिंग नहीं है। तो पढ़ सकती हैं, प्रोवाइड इफ assessee है 2 houses more than he can claim annual value any of 2 का क्या करेंगे? nil। thus if assessee has more than 2 he can claim that the annual of, फिर वही रिपीट आ गया, nil। number 1 are in occupation of the owner of the purpose of his residence, या तो occupation के कारण। number 2 cannot actually occupied by the owner according to employment, business के कारण उसकी वजह से उसको वहां पे घर लेना पड़ गया। अदरवाइज इस पॉइंट का, पूरे पॉइंट का हमारे चैप्टर से कोई लिंक नहीं है, थ्योरी है। कोई आपसे पूछे कि क्यों 2 घर क्यों करे सरकार ने, सरकार ने बैकग्राउंड बताना चाहा, लिखा हुआ है विद इफेक्ट फ्रॉम असेसमेंट ईयर, कब से आया था ये? 2021। तो प्रीवियस ईयर कौन सा हुआ? 19-20, तभी पता होना चाहिए आपको। अ पर्सन विल बी एबल टू टेक, पर्सन विल बी एबल टू टेक एनुअल वैल्यू एज निल इन रिस्पेक्ट ऑफ 2 हाउस प्रॉपर्टी इंस्टेड ऑफ 1 इफ अफोर्स एंड कंडीशन क्या होती है? सेटिस्फाइड। ठीक है। और ये आ गया लास्ट अमेंडमेंट बताई सरकार ने इसको लेके, अगर हमने एक से घर 2 माफ कर दिए तो ये मत समझना अंजलि ये मैंने 30,000 और 2 लाख भी डबल कर दिए, समझे नहीं? 30,000 2 लाख कितने घरों का था पहले? एक। माफ कितने कर दिए अब? 2। तो ये नहीं कि जब डबल करें ना, ये उतने घरों का ही माफ है। तो ये नीचे लिखा हुआ पढ़िए, consequently amendment has also been made in section 24B that the aggregate amount of reduction of interest on loan in respect of 2 houses properties whose annual value treated as क्या? nil shall not exceed, उन 2 घरों की वैल्यू एक्सीड इंटरेस्ट की नहीं करेगी, किससे? 30 और 2 लाख, एज द केस में भी। खत्म। ये आपका लॉ था जी, प्रॉपर। अब आज का आपका काम क्या होगा? स्कैनर्स धीरे से आपको जाते हुए अभी देंगे, अब लेके जाएंगे। आप कुछ कल ले गए थे, ठीक है। अकाउंट्स के रह गए आपके, वो भी ऑर्डर में है, प्रोसेस में है, कल तक आ जाएंगे मे बी, ठीक हो गया। तो आपने आज जाके इसको दोबारा पढ़ना है, 5 मिनट लगेंगे आई थिंक सो मेरे हिसाब से, तो खुद ही यहाँ कुछ था, ठीक है। क्वेश्चन उठाओ, पर स्कैनर के क्वेश्चन है थोड़ा संभल के, आसान नहीं होंगे। कारण क्यों? गिरीश हो जाके बिल्कुल जीरो से, वो पहले कराता है हायर लोअर हायर, बिल्कुल बच्चों वाले क्वेश्चन है वो। तो क्लास सुनेंगे मेरी ऐप पे, तो आप इनरोल हो ही हो, कभी क्लास सुननी पड़ी सुन सकती हैं। मैं कोशिश करूंगा मैं उसकी भी पीडीएफ तैयार करवा दूं, कोशिश कर देता हूँ। गिरीश गुजर सर की बुक लेनी ना पड़े, 1400-1500 की बुक है, तो क्यों खर्चा करना है। मैं पीडीएफ तैयार करवा दूं, वो पीडीएफ आपको ग्रुप में शेयर करवा दूं। किसी ने कभी क्वेश्चन देखना है, कोई एनी हाउ क्लास सुननी है, सुन सकता है, मेरे एंड पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट कोशिश करें जब पढ़ने बैठे लॉ सामने रखें, समरी रिकॉल करें, देन क्वेश्चन स्टार्ट करें, और कैलकुलेटर पेन साथ लेके बैठे, ये उस पर लिखना पड़े क्या है, पहले पेंसिल से, जब फाइनल हो जाता है पेन वगैरह से, फिर मार्कर वगैरह से। और जब सारे क्वेश्चन हो जाएं, हम एक दिन इसका डाउट सेशन रखा करेंगे। मेन लीजिए मैंने कह दिया, मान लो सैटरडे, और अकेले आप नहीं और भी कुछ बच्चे होंगे, पर चैप्टर कॉमन होगा। फिर होता क्या कि मेरे पास सारा दिन डाउट लगे रहते हैं, व्हाट्सएप पे फोटो आती रहती है, मैं पागल हो जाता हूँ कि भाई एक ही डाउट 20 बार करा दिया। तो इससे अच्छा तो हम कॉमन बैठे, चैप्टर वाइज लेके बैठे, आप सभी अपने डाउट पूछें, मतलब आपस में डिस्कस करना सीखें कि हाँ भी आपस में क्या है जी, कैसे आया, अगले को भी पता चलता है यार मैं करके तो आई थी, मैं समझ नहीं आ रहा, मैं घर पे कैसे कर लिया। तो इस समझाने से भी 2 बातें और क्लियर होती हैं। और जब ग्रुप में बैठेंगे और भी होंगे आपके साथ 20 बंदे, तो प्रॉपर हम 30-35 लोग हैं प्रॉपर करने वाले। कभी क्लबिंग सेट ऑफ इकट्ठे कराऊंगा, इकट्ठे बैठो, क्वेश्चन खत्म करो। डिडक्शन एक दिन में खत्म कर दूंगा, डिडक्शन उठाओ और खत्म कर दो। रिटर्न, एडवांस टैक्स, इंटरेस्ट, एग्रीकल्चर इनकम, एग्जाम्प्ट इनकम, 5 चैप्टर इकट्ठे खत्म। तो छोटे छोटे हैं, इकट्ठे लेके चलेंगे, बट चलेंगे थोड़ा फास्टली। हाँ, आपको मेरे स्पीड से मैच करना पड़ेगा। जैसे अब कल टैक्स की क्लास नहीं है, तो आज जाके ही हाउस प्रॉपर्टी के क्वेश्चन जितने होते हैं 2 3 4, दिमाग तभी खुलेगा, मथा मारोगे, अच्छी चीजें मथा मारोगे तभी पता चलेगा
आसान करने में क्या मजा, अब तो हो गया। अब अच्छा जो पेपर में क्वेश्चन आ रखे हैं उन्हीं को दोबारा उठाओ, कि वहां क्यों नहीं हुआ, ऐसा क्या पूछ रहा था, हाउस प्रॉपर्टी 2 है 1 है, और आपको डेफिनेटली डिफरेंस फील होगा, ये मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ। कोई मटेरियल जो हम फॉलो कर रहे हैं वो ऐसे ही नहीं मैं फॉलो कर रहा, और आज से नहीं फॉलो कर रहा, 5 साल तो मुझे यहाँ पे हो गए पंचकुला फॉलो करते हुए। हम 2011 या 12 से फॉलो कर रहे हैं, अपने ब्रदर के टाइम पे, दीपक भैया जो मेरे मुझसे 5 साल बड़े हैं मुझसे, उनके टाइम पे हम लोग मनीष भंडारी, सुरभि बंसल, या जो भी बेस्ट टू बेस्ट टीचर्स हम लोग फॉलो कर रहे हैं, आशीष कालरा का भी नाम सुना। हाँ, पहले वो पढ़ाते थे हम लोग कॉस्टिंग, कोई नहीं पढ़ाता वो, सबसे टफेस्ट बुक है और सबसे मोटी बुक है कॉस्ट काउंटिंग की। पर यहाँ आस्था मैम से मिले हैं तो मैम की अपनी बुक है, अच्छे रिजल्ट्स आपके सामने है, 98 कॉस्टिंग में नंबर 88 90, तो वैसी जरूरत ही नहीं पड़ी फिर कॉस्ट काउंटिंग की। एफएम मैम ले रहे हैं, एसएम मेरे मिसेज ले रहे हैं, कोई दिक्कत ही नहीं आ रही, प्रॉपर रिजल्ट्स हैं, सब बच्चे अच्छे से पास हो रहे हैं। तो उस मटेरियल अगर अच्छे आ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, उसको पढ़ने का स्टाइल यू हैव टू चेंज इट। और कभी मैं हमेशा कहूंगा तैयारी कभी पूरी नहीं होती है। मैं कभी सोचा करो कि हाउस प्रॉपर्टी में कई बार पढ़ लिया, कई बार पढ़ लिया, अच्छा टेस्ट लेता हूँ मैं, नंबर तो आते नहीं, फिर क्यों नहीं आते भाई। और आपकी बुक से टेस्ट लूंगा, आपके पेपर से लूंगा। पॉजिटिव रहो, ये बहुत जरूरी है, पर ओवर पॉजिटिव मत हो कि जैसे बाय बैक है, कल हमने 1 घंटे में 2 घंटे में पूरा कर दिया, बस तो उड़ा दिया। नहीं नहीं, जब क्वेश्चन करने बैठेंगे उनके बैलेंस शीट मैच ना करे, फेलियर इज अ फेलियर। अब मैं कहूँ जी पेपर में क्वेश्चन करने बैठे, आंसर तो फिर नहीं निकला, फिर क्या बाय बैक उड़ाया, पानी मैंने भी क्या उड़ाया और आपने भी क्या उड़ाया, फिर मजा नहीं है। हमें क्वेश्चन निकलना चाहिए हमसे, और यहीं बैठ के प्रैक्टिस करेंगे। जैसे कल अगेन इट्स अ 4:30 क्लास होगी, बड़ी क्लास होगी, तो उसमें हम लोग अगर स्कैनर दोपहर तक आ गए तो उसको मैं मैसेज देख लूंगा, और आपको सारी चीजें मैसेज जो भी है ग्रुप में मिलेगा। पीडीएफ जैसे मैंने अभी अकाउंट्स की पीडीएफ भेजी है मैंने, वो कौन सी पीडीएफ है, रफ पीडीएफ जो मैं बेस लेक्चर कराते हुए यूज करता हूँ, जैसे ब्रांच कराते हुए यूज करूंगा, अमेलगामेशन कराते हुए यूज करूंगा, होल्डिंग की पीडीएफ उसके अंदर मैंने दी है, काफी पीडीएफ उसके अंदर मैंने दी है। आपको अलग अलग से पेज इकट्ठे करने की जरूरत नहीं, सब उसके अंदर है। बट बताऊंगा अगर कोई आपको डाउट आता है जब मर्जी व्हाट्सएप कर दिया, सर ये पीडीएफ कहाँ पे है, ये चीज कहाँ पे है, वो आपको सब ग्रुप में मिलेगा। ग्रुप नहीं लीव करना, स्टार मार्क करके जैसे मर्जी उसको सेव करते रहिएगा। अलग अपना ग्रुप बना लीजिए सेल्फ, उसमें ऐड होकर लीव करके ग्रुप बना लीजिए, सब मटेरियल एक जगह स्टोर रखो। पेपर के आगे हमने रिफाइन पढ़ना है, ये बुक पढ़नी है, जीएसटी की बुक पढ़नी है, सिलेक्टेड कुछ क्वेश्चन देखने हैं बस, अकाउंट्स की एएस बुकलेट पढ़नी है सिंपल, और एक स्कैनर पढ़ना है बस। हाँ, मैट को हम सिलेक्ट कर लेंगे, ये बेस्ट है, ये कटिंग है, एक चीज रिफाइन। लॉ की तो एक ही बुक है, बल्कि मैं तो कहूंगा लॉ की बुक जिनको मिल चुकी है, जो आपको मिलेगी अभी नई वाली, उसको स्पाइरल करवाइए। कारण उसमें से 2 चैप्टर निकल चुके, अपना कॉन्ट्रैक्ट एंड नेगोशिएबल वो निकल चुके, और 3 चैप्टर डाउनलोड करिए। कौन से वाले, एलएलपी, कंपनी इनकॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया, और कौन सा, फेमा, उसको स्पाइरल के अंदर इकट्ठे करा लीजिए। तो पढ़ने का स्टाइल क्या है, एक ही बुक है। जब मटेरियल कंफाइंड होता है ना, कि अकाउंट्स की 2 बुक, लॉ की 1 बुक, टैक्स की सर ने 3 दी है, स्कैनर, जीएसटी और समरी, बस बस यही पढ़ना है। 6 किताबें हैं टोटल, उन्हीं 6 को पढ़ के जाना है बार 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 बार, उन्हीं से टेस्ट आने हैं, उन्हीं से सब कुछ होना है। आप उसी को भी कर जाओ ना, मेरी गारंटी आपके साथ, वारंटी भी नहीं गारंटी कहता हूं मैं, पक्का पास हो गए। पर उसका एक एक अक्षर खाया हो, कि सर आपने सही कहा, रिफाइन करा, ये नहीं कि कहीं से पेज ले लिए, कहीं से 20 पेज आ गए, कहीं से 30 पेज आ गए, नेट के सुपर 30 क्वेश्चन आ गए, पता नहीं कहाँ कहाँ से पकड़ते तुम कुछ लोग। वो करने की जरूरत ही नहीं है, अब छोड़ दो, सब सोशल मीडिया वगैरह से छोड़ दो, इसी चीज पे फेथ करो। इतने रिजल्ट दिए हैं, आपको भी रिजल्ट मिलेगा, बट यू हैव टू फॉलो दैट थिंग। हाँ, कुछ ना बन पाए, कुछ नहीं समझ आ पा रहा, हमसे बात करिए, पूछिए, मोटिवेशन लीजिए, कैसे स्टार्ट करूं, कैसे करूं। तभी मैंने आपको जीएसटी कहा, कुछ तो रिदम बनेगी, एएस कहा कुछ रिदम बनेगी, लॉ कह रहा हूँ रिदम बनेगी, टैक्स और अकाउंट्स भी चैप्टर मैं पकड़ रहा हूँ। फरवरी तक हमें टारगेट बीट करना, और आपके तो पेपर ही 3 है, 3 9 ही पेपर मैं ले पाऊंगा। काफी टाइम आपको बीच में फ्री भी मिलेगा, उसको और पॉलिश करिए, देखो कहाँ कमी है। जब पहली बार टेस्ट हो 10 मार्च को, वे समझ के बैठो हमारे 50% मार्क्स आने चाहिए पहली बार में। 40 तो सबके फेल, तो मैं चाहता नहीं कोई। तो चाहे जो भी आप दोबारा क्लासेस लगा रहे हो, मैं नहीं जानता, बहानेबाजी नहीं, बस दिन में लॉ की 2 क्लास लगाओ, जीएसटी की 2 लगाओ, पर एफिशिएंट भी हो, इफेक्टिव भी हो, बट उसका कंटेंट सारा साथ के साथ खत्म भी हो। तो मैंने जीएसटी जो रिकॉर्ड किया, अगर आप देखोगे, ज्यादातर कॉम्पोजिशन का 1 लेक्चर है, टाइम ऑफ सप्लाई का 1 लेक्चर है, वैल्यूएशन का 1 लेक्चर है, आईटीसी के 3 लेक्चर हैं, काफी रिफाइन करा है। पेमेंट ऑफ टैक्स के 2 लेक्चर हैं, ईवे बिल वाले के 3 है, एक में कराया इनवॉइस, एक में कराया ईवे बिल, एक में कराया डेबिट और क्रेडिट नोट अलग अलग। सप्लाई के 4 लेक्चर हैं, लेवी के 2 लेक्चर हैं, तो काफी रिफाइन करा है। एग्जाम्पशंस के 3 लेक्चर हैं, या कोई ये होगी बस इतनी गिनती के करूं, तो अगर ज्यादा करूं
25 लेक्चर मेरे जीएसटी के बनते हैं अब तक। रजिस्ट्रेशन का एक हुआ, अभी 2 और लगेंगे। 30 लास्ट मान लो। धीरे सर का एक लेक्चर है, रिटर्न धीरे सर करेंगे प्रैक्टिकल यहाँ पे आपको दिखा के। ये जीएसटी का पोर्टल होता है, प्रैक्टिकल दिखाते हैं हम लोग यहाँ पे कि ये क्यूआरएमपी स्कीम है, ये कॉम्पोजिशन नंबर है, ये इनवॉइसिंग है, सब दिखा के। तो 30 लेक्चर लास्ट है, 30 दिन में तो खत्म हो जाना चाहिए लास्ट, डेली एक लेक्चर इफेक्टिव, और उसको रिवाइज करते हो हिसाब से। क्लियर है? चलिए जी, बाकी आप इसको आगे करते हैं नेक्स्ट क्लास में कल, ठीक है। और स्कैनर्स अपने टेक्स्ट के लेके जाइएगा। चलिए सर, पीजीपी बच्चे बाद में होगा अनमोल, अभी नहीं होगा बच्चे, वो बाद में ही कवर करेंगे। पहले छोटे चैप्टर्स को ग्रिप बनाएंगे बच्चे, सबसे पेपर आएगा उसको अकॉर्डिंग चलेंगे। ओके जी, थैंक यू, टेक केयर जी, बाय बाय। इसको रिवाइज कीजिएगा, थैंक यू।